वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 10th का हमारे पास जो है सेकंड चैप्टर है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है मेरे ख्याल से, और बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, बस इस वीडियो को एंड तक देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें लाइन्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे, हम उसको आपको हाईलाइट करवा देंगे। तो हाईलाइटर वगैरह लेके बैठो, पेंसिल वेंसिल, पानी वानी पी के बैठो, वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एसिड और बेस के बारे में क्लास 7th में आपने पढ़ा था, कुछ चीज़ें याद होंगी, यहाँ पर भी रिवाइज कराई जाएंगी शुरू में। ओके। साल्ट के बारे में डिटेल यहाँ पर है, और यहाँ पर हम खास करके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपने ऊपर क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा हम फैन ऑन कर देते हैं। चलो भाई, यहाँ पर लिखा है कि यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सावर एंड द बीटर टेस्टेज ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसेस, है ना, रिस्पेक्टिवली। जाहिर सी बात है कि आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि एसिड्स आर सावर एंड बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, याद है? अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है क्या, इफ़ समवन, है ना, इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। घर पे किसी ने ज़्यादा खा लिया, एसिडिटी होगी, क्या आप उसको बोलोगे? उसको आप बोलोगे लेमन जूस पीने के लिए, या विनेगर के लिए, या बेकिंग सोडा के लिए? जाहिर सी बात है, आप ही बताओ। अगर एसिड बढ़ा है तो हमें बेस डालना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि लेमन जूस एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है। अब बेकिंग सोडा ही बेसिक है, तो बेकिंग सोडा अगर हम उसको देंगे, पिलाएंगे, तो वहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा करके पेट की एसिडिटी को क्या कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है। लेट्स गो अहेड। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ while choosing the remedy? वही acid base neutralization property. Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify, है ना, nullify each other's effects. जाहिर सी बात है, एक दूसरे को नल कर देगा, जीरो कर देगा, एक दूसरे के असर को खत्म कर देगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सावर एंड बीटर सबस्टेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, यानी जो नलीफाई है या फिर आप न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हो, ये रिएक्शन आएगा आगे। लेकिन अभी यहाँ पर कह रहा है कि आप जब क्लास 7th में पढ़े थे तो एसिड बेस को हमने हमेशा चेक करके नहीं टेस्ट करा था कि ये एसिड है, ये बेस है, बल्कि हमने लिटमस पेपर का यूज़ करा था या किसी और इंडिकेटर का यूज़ किया था। इसके बारे में आपको रिकॉल करने के लिए कह रहा है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। अब यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, कि ब्लू को रेड में, एसिड ब्लू को रेड में, एसिड ब्लू को रेड में। ठीक है, बी कर दो कैपिटल, अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से कह रहा है कि बेसेस आर बीटर, चेंज बीटर टेस्ट के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ये जो बेस होता है ना, रेड को ब्लू कर देता है ना, BRB और ABR, है कि नहीं है? चलिए आगे यहाँ पर कह रहा है कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। जाहिर सी बात है, एक प्लांट का हिस्सा होता है, लेकिन टर्मरिक भी एक तरह का इंडिकेटर है। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर्स आर दोज सबस्टेंसेस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, है कि नहीं है? हैव यू एवर नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सॉप, है ना, विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। अगर आपके इसमें कोई सब्जी वब्जी गिर गया है वाइट कपड़े में खास करके, तो वो कैसे येलो कलर का हो जाता है। फिर आप उसको जैसे ही साबुन लगाते हो, डिटर्जेंट लगाते हो, तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, और फिर आप उसको धोएगे। वापस कह रहा है कि विच इज़ बेसिक इन नेचर, स्क्रब जब उसको करते हो तो इस कलर का हो जाता है। और कह रहा है कि इट्स टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। फिर पानी से धोते हो तो इसका जो सॉप है वो निकल जाता है, और फिर पहले की कलर कहीं ना कहीं दिखने लगता है, और सूखने के बाद वो मिनिमाइज हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। अब ऊपर हमने जो नेचुरल इंडिकेटर की बात करी थी, जैसे कि हमने बात करा था लिटमस पेपर के बारे में या फिर हल्दी के बारे में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आप सिंथेटिक इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब हो गया कि जो नेचुरली नहीं मिलता है, लैब में प्रिपेयर किया जाता है केमिकली। उसमें से एक नाम है मिथाइल ऑरेंज और एक नाम है आपको फिनोप्थलीन। चलिए इसके बारे में देखेंगे आगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। In this chapter, we will study their reaction of basic and acid, how acid and base cancel each other's effects, and many other interesting things that we use in C in our daily life. मेन चीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये ठीक है भैया, एसिड खाने में खट्टा होता है या फिर
इंडिकेटर्स के बारे में जो हमने देखा, बेस साबुन जैसा छूने में होता है और फिर खाने में कड़वा होता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पहले डिस्कस कर लिया अर्लियर क्लासेस में। इस क्लास में हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ केमिकली एसिड एंड बेस बिहेव्स, हम ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस बिहेव, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कैसे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इनके इफेक्ट्स कैसे एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं, वो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या, मेरी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो रियल लाइफ में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या, लिटमस सॉल्यूशन एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो पर्पल डाई कलर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन की बात करें, लिटमस पेपर की नहीं, सॉल्यूशन का मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म में कह सकते हो, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन, एक तरह का प्लांट है, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। आपने थैलोफाइटा, बराइफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा क्लास 9th के क्लासिफिकेशन में, शायद वो हटा दिया गया एनसीईआरटी से नए वाले सिलेबस में, पहले तो था। मैं 1-1.5 साल से 2 साल से, जो 2 साल तो नहीं, एटलीस्ट 1.5 साल से तो बिल्कुल भी क्लास 10th नहीं छुआ है। आपके लिए आज पढ़ के आया हूँ, अलग बात है। तो शायद ये चैप्टर हटा दिया हो, लेकिन ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बोलकर क्लासिफिकेशन है, पढ़िएगा। तो उसी में थैलोफाइटा एक ग्रुप होता है ना, उसी क्लास में से ये लाइकन का प्लांट भी आता है, चिपका हुआ रहता है पेड़ पौधे के ऊपर। अब ये कह रहा है कि उसी से क्या निकाला जाता है सर, तो ये लिटमस सॉल्यूशन निकाला जाता है। एंड कह रहा है इस कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर, बहुत कॉमन इंडिकेटर है ये, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और सबसे पहले इसी इंडिकेटर का नाम आपने सुना भी होगा क्लास 7th में। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। वैसे ये ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है। जब मैनी अदर न्यूट्रल, अच्छा उसके अलावा कह रहा बहुत सारे और भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज हो गया है ना, टर्मरिक हो गया, या पेटल्स हो गए कुछ फूल के, है ना, वो सब को भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजेनिया की बात कर रहा है, पेटोनिया की बात कर रहा है ना, गेरेनियम की बात कर रहा है, ये सब भी इंडिकेट करता है, ये सब भी एसिड और बेस के बारे में हमें क्या कर सकता है सर, बता सकता है। तो इनको भी हम लोग एज ए इंडिकेटर, फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, वो सब्सटेंस है। तो ये सब सब्सटेंस भी यूज होता है एज ए इंडिकेटर। कह रहा दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर या समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। मतलब ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो फ्लावर के पेटल्स हो यानी पंखुड़िया पत्ती, या फिर वो बंधा गोभी का पत्ता हो, या फिर कुछ और भी ऐसे दिए हैं पौधे वैधे जैसे भी इस्तेमाल होते हैं, टर्मरिक वगैरह इस्तेमाल होता है इंडिकेटर के फॉर्म में, तो उसको आप एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हो, या उसको आप सिंपली इंडिकेटर भी बोल सकते हो। वेरी क्लियर। आगे बढ़े। आप कहेंगे सर आप थोड़ा हड़बड़ी में लग रहे हो। नो नो नो, मैं कोई हड़बड़ी में नहीं हूँ ब्रदर। बात यह है कि असल में चैप्टर बहुत लंबा है, हम चाहेंगे कि आपको सिर्फ खुआ ठो दें, दाना ठो दें, आपको हम चैप्टर इजी हलवा बना करके दें। चैप्टर आपको ऐसा लगना चाहिए कि भैया कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। नहीं, चैप्टर में बहुत कुछ नहीं मेरे भाई। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, क्लास 10th के हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी है, मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो नहीं हो पाएगा। मुझे वो उतना ईजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू, आपको थोड़ा लगेगा, बट अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो आई होप कि आप अच्छा कर जाओगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ब्रो, आई एम विद यू, या ब्रदर की सिस्टर जो भी हो आप। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन दिया आपको, थोड़ा सा आपके प्रीवियस नॉलेज को जांचा परखा जाएगा। ले भैया क्या कह रहा है, देखो 3 को टेस्ट ट्यूब है, एक में से एसिड है या डिस्टिल वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। आपके पास सिर्फ ना रेड लिटमस पेपर ही है, और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, साल्ट नहीं वाटर है। आपके पास इंडिकेटर सिर्फ लिटमस वाला रेड वाला है, और उसके अलावा हमको जो एक्सट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है वो एसिड बेस साल्ट बोल रहे हैं बार बार, वाटर। ले भैया दीपिका एक, ले भैया 2, ले भैया 3, डन। नाउ सपोज करिए इसमें कोई है, पता नहीं ये वाटर है या है ना, जो भी है, ये मान लीजिए एसिड है, बेस है, जो भी है। उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वाला है, इसमें भी कुछ है, आई एम नॉट श्योर। और हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। ओनली रेड लिटमस पेपर आई हैव। आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, मान लो ABC, आप इसको नोमिन कर सकते हो ABC। रेड लिटमस पेपर को आप थोड़ा सा डुबा के देखो भैया तीनों में, जिसमें से आप जानते हो रेड लिटमस किस में आपको चेंज हो जाएगा, तो रेड बेस में चेंज होता है। यस, यानी रेड जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का बन जाता है, इतना तो आपको पता ही है। तो रेड लिटमस पेपर जिसमें ब्लू कलर का हो जाएगा वो आपका बेस है, ये तो आपका क्लियर है। आप मान लीजिए फर्स्ट में किए नहीं हुआ, सेकंड में किए हो गया, ये जो है रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि सेकंड वाला क्या हो गया, बेस हो गया। चलो एक तो क्लियर हो गया, बेस लिख के इसको साइड कर दो कि एक तो बेस आइडेंटिफाई हो चुका है। नाउ आपका जो लिटमस पेपर है, चूँकि आपको इसको आपने डुबा दिया था, है ना, मर्ज करा था किसमें, बेस में, तो ये हो चुका ब्लू कलर का जो भी पार्ट आपने मर्ज करा था। अब अगर इस
ब्लू वाले लिटमस को, अब आपके पास ब्लू लिटमस आ चुका है, इस ब्लू लिटमस को अगर आप बाकी दो में मर्ज करोगे, है ना, तो हम जानते हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है। अगेन, तो अगर इन दोनों में से जिसने ब्लू को रेड करा वो एसिड है, और जिसने कोई इसमें इफेक्ट नहीं डाला वो न्यूट्रल मतलब वाटर है। सिंपली मान लो आपने इसने करा, इसमें इसका इफेक्ट नहीं दिखा, कुछ ब्लू ब्लू ही रह गया, तो ये वाटर है, लिख दो इसमें ये वाटर है। अब इसमें मान लीजिए आपका फिर डाले, तो आपका थोड़ा डुबाने के बाद, हिलाने के बाद पता चला कि ये फिर से वापस क्या हो गया, फिर से वापस रेड हो गया, इसका मतलब है कि यही वाला क्या है, एसिड है। इस तरीके से आप तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है वैसे, लेकिन चलो यही वाला तरीका ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, तो मैं दूसरा तरीका क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइम के लिए भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले कह रहा है कि एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, आपके लेबोरेटरी में कौन कौन से एसिड बेस पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। आपने फॉलोइंग सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम याद रख लो, VBI हार्ड एसिड होता है, बहुत कॉमन एसिड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में भी। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों हार्ड एसिड होते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये तीनों हार्ड एसिड हैं। एसिटिक एसिड सॉफ्ट एसिड होते हैं, ये 3-4 एसिड हो गया। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये दोनों हार्ड है। उसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी बेस है, लेकिन ये सब सॉफ्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉफ्ट ही है। अब आपको यहाँ पर लिस्ट मिल गया है ना कि कौन एसिड है कौन बेस है। ये 4 यहाँ तक का आपका एसिड है, बाकी बेस है। उसमें से 3 आपका हार्ड है, एक आपको सॉफ्ट है, इसमें से 2 हार्ड है, बाकी का सॉफ्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब सबका एक एक ड्रॉप लेना है सॉल्यूशन में और आपको टेस्ट करना है। किस किस चीज़ से टेस्ट करना है, तो आपने ना लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों उसमें चेक करना है, फेनोप्थेलीन में भी चेक करना है और मिथाइल ऑरेंज में भी चेक करना है। 3 तरह का, यानी लिटमस पेपर में, फेनोप्थेलीन में, मिथाइल ऑरेंज में आपको चेक करना है किसमें किस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। भैया ये नाम याद है, नाम फार्मूला जो केमिकल नेम है और फार्मूला स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार 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 बार। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। मान लिया आपने जो भी लेना है, आपने एसिड लेना है या बेस लेना, 2 ही चीज़ लेना है ना आपको। क्या लेना है आपको, एसिड लेना है और बेस लेना है, ये दोनों चीज़ लेना है जो भी वहाँ पर ऊपर दिए गए थे। रेड लिटमस के साथ हम जानते हैं क्या होता है, बेस जो होता है बेस, है ना, ये क्या करता है, रेड को ब्लू करता है। आप इसको लिख लो ऐसे, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू करता है, ठीक है, लिटमस में। और ब्लू लिटमस की जात की बात करें तो एसिड जो होता है वो आपको क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, आप लिख लो, ठीक है। सबके साथ वही होने वाला। मैं टेस्ट क्या करूँ, उसके अलावा फेनोप्थेलीन, मतलब टेस्ट इसलिए नहीं करूँ कि हमारे पास जुगाड़ भी नहीं है, मजबूरी है, ठीक है, हम लैब में होता है, ऑफलाइन क्लास में होता है, हम कर देते, किए भी हैं। फेनोप्थेलीन सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो एसिड में जो फेनोप्थेलीन सॉल्यूशन होता है वो होता है नो चेंज, ठीक है। उसके अलावा मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको बेस में जो है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा सर, बेस में आपको, अच्छा नो में आप ये कट को आप ये मत समझ लीजिएगा, एक्स मत समझ लीजिएगा, जिंग पिंग। बेस में आपको ये पर्पल नहीं, पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलीन पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के बारे में मैं एक टिप्स यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने याद करना क्या, माई एप्पल इज रेड, है ना, बनाना इज येलो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा क्या, माई से मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एप्पल मतलब एसिड, यानी एसिड में आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, एसिड रेड में चेंज हो जाएगा। और बनाना से बेस, है ना, बेस में आपका येलो कलर में ये मिथाइल ऑरेंज चेंज होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख लो, इससे आपका सारा प्रॉपर्टी फिजिकल वाला पता चल गया कि किस तरह का बिहेव्स, किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एसिड बेस इन साल्ट में। डन, आगे बढ़े, लिख लेना, किताब में लिखा करो यार, पता चलना चाहिए कि किसी ने पढ़ा है। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक नई चीज़ क्या, देयर आर सम सबस्टेंसेज हुज ऑर्डर चेंज एसिडिक और बेसिक मीडियम। जब कोई एसिडिक या बेसिक मीडिया आएगा तो ऑर्डर मतलब स्मेल, उससे पता चलता है हम लोग को। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी मतलब ओल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू ऑर्डर, स्मेल। तो ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं, इसमें तो हम लोग कलर चेंज देखे, फेनोप्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज या फिर लिटमस पेपर में, ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें हम लोगों को क्या, स्मेल में चेंज देखने को मिलता है। लेट्स ट्राई आउट ऑफ सम दीज इंडिकेटर्स, चलिए करते हैं ट्राई। आपने क्या लेना है सर, कुछ ऑनियन लेना है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। एक प्लास्टिक में ना भर लेना है, कट किया हुआ है ना ऑनियन। उसके अलावा इसमें ना आपको कुछ छोटा छोटा पीस क्लॉथ्स का भर लेना है, कपड़े का 4-5 पीस कपड़े का, छोटा छोटा, 3 कोना 4 कोना, जैसा आपसे कटे भैया, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम गोल गोल ही हो, मैंने जो बनाया वैसा। इसको बंद करके ना पैक करके फ्रीज में रख देना रात भर, और सुबह को उठ करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टार्ट कर देना। आप में से ना वो जो कपड़ा उसमें बहुत सारा डाले थे ना प्याज के साथ, अब वो कपड़े के अंदर भी प्याज का स्मेल आ चुका है, ऑनियन का स्मेल आ चुका है।
इसमें अभी ऑनियन का स्मेल है, इसमें आपने क्या डालना है, एक बार HCl डालना है, देखो जैसा वहाँ पे लिखा हुआ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। फिर NaOH डालना है, ठीक है, एक में अलग अलग में, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करना है। उसके बाद फिर आपको इसको साफ भी धो भी देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों को स्मेल सूंघना है। दोनों का ऐसे ऑनियन जैसा पहले था, बट आप देखो कि जो एसिड वाला है उसमें आपको कोई स्मेल में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो ऑनियन का स्मेल है वही रहेगा पहले जो था। जबकि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या देखोगे कि आपका जो स्मेल है वो चेंज हो चुका है, वो स्मेल खत्म हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। तो इससे हम लोग को एक पता चल जाएगा कि ये वाला बेस है जिसका न्यूट्रल हुआ है और ये वाला एसिड है जिसमें न्यूट्रल नहीं हुआ है। डन। चलिए, इस तरीके से पता चलता है। आगे बढ़े। इस तरीके से और भी आपको कहा है कि उसके अलावा आपने उस कपड़े में क्या डालना है ना, इस बार आपको वेनिला डालना है, क्लोव्स ऑयल डालना है, इस बार चेक करना है। तो सेम इसके साथ भी होता है। वैसे वेनिला के साथ तो मैंने पढ़ा है, क्लोव्स ऑयल के साथ मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है भाई, जो है सो है बता देता हूँ, हवाबाजी थोड़ी करूँगा। विच ऑफ दिस वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव्स कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री। देखो, ऑनियन तो यूज़ किया ही जा सकता है, वेनिला भी यूज़ किया जा सकता है, क्लोव के बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है नहीं किया जा सकता शायद, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, या तीनों किया जा सकता है, अभी से पॉसिबल है, देख लेना यार, कुछ कर लो आप लोग, कमेंट आके कर देना। हाँ, मेरे बच्चे इतने तो होशियार होंगे, प्रोफेशनल टीनेजर्स भाई। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acid and bases। यहाँ तक तो हो गया, कुछ और करते हैं, इतना में थोड़ी काम चलेगा 10 क्लास में। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे अपना एक्टिविटी। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। देखो टॉपिक ही देखो, रिएक्ट विथ मेटल्स, कि मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं एसिड बेस, मेटल्स के साथ एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसमें आपने, मैं आऊँगा पहले इसको, मैं एक्टिविटी में जो कह रहा हूँ वो यहीं पर बताता हूँ। ले देखो, इसमें क्या होना है आपको, ये जिंक एक तरह का मेटल है, जिंक ग्रेनुअल्स, दाना दाना होता है छोटा छोटा, काला थोड़ा ग्रे कलर का होता है, ये डाल देना है ना। लाइट कट गई है, पता नहीं कब तक चले। अब यहाँ पर जिंक ग्रेनुअल्स है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, आपको इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए बोला, या आप चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बबल्स फॉर्म होगा, और ये बबल्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं असल में, क्योंकि रिएक्शन नीचे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये पाइप लगाया गया है ट्यूब से, और ये जो है डिलीवरी ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब जा रहा है एक ऐसे वेसल में जहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला हुआ है। क्या है? सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला हुआ है, क्योंकि इससे बबल फॉर्मेशन बनेगा इजीली। तो ये जो गैस है जब इससे जाएगा तो एफर्वेसेंस देखने को मिल सकता है, यानी बुलबुला देखने को मिल सकता है, इस तरह के बबल्स देखने को मिल सकते हैं। आपको एक कैंडल ले जाना है जो बर्निंग कैंडल हो, और जब उसके पास आप लेके जाएंगे तो आप एक तरह का पॉप साउंड है ना, पट पट फटता है। भाई ऑफलाइन क्लास वाले मैंने करवाया हुआ है ना, देखे होंगे जो लोग मुझसे किए हैं क्लास ऑफलाइन में पिछले 1-2 साल में। तो कहने का मतलब है, 1 साल तो नहीं 2-3 साल तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट देख पा रहे हो इसमें अब आपको ये तो समझ में आ गया करना क्या है। गैस एसिड डालना है, जिंक डालना है, गैस को पास करना है सॉफ्ट सॉल्यूशन से, और उसका साउंड हम लोगों को सुनना है, ठीक है, जो गैस निकलेगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ पूछा गया, उसका आंसर करते हैं। क्या? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व ये करते हैं कि बबल्स निकलते हैं, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर लाइक, मतलब HCl, HNO3 या CH3COH, जो भी आप, ये सब के सब एसिड ही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये एसिडिक एसिड, सब के सब एसिड ही हैं। तो आप जिसके साथ भी ये एक्टिविटी करोगे आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस आर द सेम और डिफरेंट? नहीं, सेम ही है, बट अलग बात है कि थोड़ा सा ये इस केस में आपको थोड़ा हो सकता है कि बबल्स कम देखने को मिले, मे बी बिकॉज वीक एसिड है तो गैस भी कम रिलीज कर सकता है। आगे बढ़े। अब आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है शायद। ओ, यहाँ पर आप ना इसका एक काम करो, मैं लिखा देता हूँ। इसमें हुआ क्या, Zn हुआ, आप खुद लिख लेना, ठीक है। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया गया था, तो इसमें आपको जो बनता है वो आपका बनता है जिंक सल्फेट और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ कि मेंशन किया गया हो इसमें को, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लेना अपने बुक में कि यही रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर आप दूसरे मेटल को वहाँ पर रिप्लेस करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस। अब यहाँ पर क्या रहा है, नोट द मटेरियल दैट ऑब्जर्व अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स है ना कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद एसिड क्या बोल रहे हो फिर से, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स आर डिस्प्लेस्ड एज हाइड्रोजन गैस। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन का जो एटम था उसको डिस्प्लेस किया गया, और आप प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं आप हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसके अलावा एक और कंपाउंड बना था, क्या बना था हमारा, ZnSO4। वो क्या है हमारा, वो हमारा साल्ट है एक तरह का। वही कह रहा है कि एक दूसरा जो कंपाउंड हो वो साल्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं है ना कि उस रिएक्शन को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। देखो कि जब एसिड मेटल से मिलेगा तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। अब इसको आप ना समझ लो VVI, इसको समझ लो VVI, इसको आप कर लो अंडरलाइन, और इसको आपने याद कर लेना है। हमारे पास जो था उसमें क्या था, H2SO4 एसिड था, हमारे पास मेटल जिंक था,
मिल करके ZnSO4 साल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ था, है कि नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें कि गैस कौन सा फॉर्म हुआ, इंपोर्टेंट क्या है, गैस कौन सा फॉर्म हुआ, क्योंकि अक्सर केस में साल्ट तो बनते ही हैं, अक्सर के सभी केस में बनते हैं, साल्ट तो बनते ही हैं। और हम एक बात बता दें आपको, जो भी मटेरियल्स जो भी केमिकल्स हमारे आसपास है वो सब के सब एसिडिक बेसिक या साल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक से रिएक्शन करा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया। याद रखना है कि मेटल के साथ, जिंक मेटल है, इसके अलावा और भी मेटल के साथ एसिड सभी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ऑलमोस्ट केमिकल सभी से करता है, 100% कह सकते हैं, है ना। पता नहीं एक्सेप्शन केमिस्ट्री में कभी कभी आ जाता है यार, नॉलेज से परे हो जाता है कभी कभी कोई चीज़ है, तो खैर अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ करा हो मैंने, मुझे लगता है कि सारे, जहाँ तक मुझे अभी तक पता है, सारे मेटल से करते हो, लिखा नहीं है कहीं पर लेकिन करते हैं। तो ये मेटल है जिसके साथ एसिड से रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। याद क्या रखना है कि मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अगला एक्टिविटी देखो, यहाँ पर आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्रेनुलर जिंक फिर से लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। इस बार 2 मिली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। इस बार क्या मिलाया गया है, इस बार मिलाया गया है NaOH। इस बार फिर से जिंक है, इस बार फिर से जिंक ग्रेनुअल्स है, लेकिन इस बार एसिड की जगह बेस लिया गया है। और इस बार आपको इसको हीट करना, आई थिंक, है ना, वार्म करना है। उसके अलावा आपको देखना है कि इसमें से भी जो गैस निकलता है, कॉर्क लगा करके उस गैस को भी डिलीवरी ट्यूब से पास करके सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करना है। तो आप देखोगे, मतलब जो ऊपर एक्टिविटी हुई थी वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो आप क्या देखोगे बच्चों, आप यहाँ पर फिर से देखोगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिंक के साथ मिलकर के ये भी एक तरह का साल्ट बनाया और फिर से हाइड्रोजन गैस फॉर्म करा। क्या फॉर्म करा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करा। क्लियर, क्या फॉर्म करा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करा। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ये जो बेस के साथ स्पेशली है, जो बेस के साथ हमारा रिएक्शन है वो हर मेटल के लिए काम नहीं करेगा, एसिड के साथ काम करेगा। लाइट का वो ना वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, आई थिंक। चलो ज़्यादा गर्मी लगेगी, कर लेंगे, अभी थोड़ा रहने देते हैं। हाँ वैसे ठंडा हो जाएगा अब ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। जाहिर सी बात है ये खाली बेस वाले केस में, एसिड वाले केस में ऑलमोस्ट पॉसिबल है आई थिंक, और बेस वाले केस में हर एक के साथ ये बेस ऐसे रिएक्शन नहीं करता है। बट यहाँ पर ये खास करके जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो करता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक मेटल के साथ इसने भी करा। तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं क्या कि चाहे मेटल के साथ जो रिएक्शन जो भी करेगा, एसिड करे या बेस करे, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है साल्ट के अलावा। साल्ट तो करेगा ही ऑल केसेस में देखोगे आप, बाकी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, ये वाला याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया, क्या, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा मेटल के साथ रिएक्शन करके। अगला हमारे पास टॉपिक है कि फिर अगर मेटल का कार्बोनेट रहा या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रहा तब ये एसिड या बेस कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर सिर्फ एसिड की बात की गई है, चलो देखते हैं। अगर मेटल का कार्बोनेट रहा या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रहा तब कैसे बिहेव करेगा, तब रिएक्शन क्या क्या होगा। फिर से एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए कहा गया है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, और दोनों में आपको सोडियम कार्बोनेट लेने के लिए कहा गया है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखिए Na2CO3। उसके अलावा आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के लिए कहा गया NaHCO3। एक टेस्ट ट्यूब में ये वाला, एक टेस्ट ट्यूब में ये वाला, ये हो गया सोडियम मेटल कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट, सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारे पास टॉपिक वही है, मेटल कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। 2 टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया। अब दोनों में आपने डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसके साथ रिएक्शन करना है, एसिड के साथ। अब आपको करना है टेस्ट। एक ठो का फोटो दिया गया है, एक ठो का नहीं दिया गया, बट सेम फोटो समझ लो, एक ठो और है। एक ठो में आपको जो है मेटल का कार्बोनेट है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट दिया है। सपोज करिए एक और नीचे है, वहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आप जब देखोगे तो इसमें ये वाला लगाया गया है, यहाँ तक आप मान लो एसिड है डाला हुआ, ग्रेन्युअल्स है नीचे में, है ना, सॉलिड एसिड इसमें से पावर किया गया है। और ये जो आप देख रहे हो एक पाइप डिलीवरी ट्यूब लगाया गया है, ये आपको लगाया गया किससे, ऊपर से, यहाँ तक एसिड है, और ये जहाँ पर आपका आना था जिससे एसिड को, वो पाइप अंदर तक है लिक्विड के, लेकिन जो गैस है वो चूँकि इससे बाहर ऐसे रिलीज होगा, तो इसीलिए इसको ऊपर ही लगाया गया। देखो इस ट्यूब को ऊपर लगाया गया ताकि गैस, ये भी अगर अंदर डाल दिया जाता तो गैस बाहर यहाँ घूम रहा होता, तो इसको बाहर रखा गया। तो गैस जब यहाँ पे आएगा तो ये गैस इस पाइप से होता है, क्योंकि ये जो पाइप है, ये पाइप तो अंदर डूबा हुआ है, तो इससे वापस जाके तो निकलेगा नहीं, निकलेगा इस वाले पाइप से, इधर से निकलेगा। और जो निकला गया है उसके एक टेस्ट ट्यूब में फिर से लेके जा रहा है, जहाँ पर यहाँ पर एक तरह का सोल्यूशन है पहले से ही। वो सोल्यूशन कैसा है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोल्यूशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं चूना पानी। क्या कह सकते हैं, चूना पानी, है ना, लाइम वाटर कहते हैं जिसको। तो लाइम वाटर लिया गया इसमें,
है ना, और यहाँ से कोई कुछ निकल रहा है। अभी थोड़ा आगे देखते हैं फिर बात करेंगे। और सेम केस में एक दूसरे ऐसे ही एक सेटअप में सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दोनों में जो रिएक्शन होगा वो ये होगा क्या, कि जब रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट के साथ लिया गया है HCl, और टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लिया गया HCl, मिल गया। दोनों में NaCl एक साल्ट बनेगा, दोनों में H2O वाटर बनेगा जो इसी के साथ मिला हुआ रहेगा, टेस्ट ट्यूब में रहेगा, अंदर ही रहेगा। लेकिन दोनों के अंदर गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। यही याद रखना है मैंने, फिर जैसे मैंने कहा था ऊपर हाइड्रोजन गैस याद रखना है मेटल के साथ, वैसे मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद रखना। नाम से भी क्लियर है, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस को आपको याद रखना है कि ये गैस रिलीज कौन सा हो रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। साल्ट तो उसमें बन रहा था, इसमें बन रहा है, तो याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। उसके अलावा H2O बन रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा में। चलो, तो हमने क्या देखा सर, इन बोथ कंडीशन, बोथ सिचुएशन, जबकि मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अभी आप एसिड चेंज भी कर सकते हो, अभी आप मेटल चेंज भी कर सकते हो, बट इन सेम थिंग इट विल बी अकर। अब यहाँ पर देखोगे कि दोनों कंडीशन में साल्ट के साथ वाटर और क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। देखो, उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करा गया था, यहाँ पे हमको एक चीज़ तो पता चल गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पाइप से गया होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर में गया होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर, ये होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला, लाइम वाटर को मिलाया गया, मिक्स किया गया, पास करा गया, तो उससे एक चीज़ बनती है व्हाइट प्रिसिपिटेट, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, जिसको बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रिसिपिटेट। चूंकि ये प्रिसिपिटेट है, सॉलिड फॉर्म है, इसीलिए ये पानी में दूधिया रंग ला देगा, मिल्किश कलर लेके आ जाएगा, ठीक है। वो जो आपका टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने लाइम वाटर डाला था, लाइम वाटर का ओरिजिनल कलर जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट वाटर की तरह ही है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप ही मिलेगा, खूब से खूब थोड़ा फेडेड, है ना। लेकिन जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करोगे, तो वो जो लाइम वाटर था, जो कि ऐसे ही नॉर्मल वाटर जैसा कलर का था, वो कैसा दिखेगा बच्चों, वो कैसा दिखेगा, वो मिल्की दिखेगा, दूध जैसा दिखेगा। क्लियर। अब उसमें H2O भी होगा जो कि उसी में रहेगा, टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। इतना क्लियर है। अब ये वाइट प्रिसिपिटेट का बनना और लाइम वाटर का कलर चेंज होना, ये इंडिकेट करता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, मोस्ट पॉपुलर तरीका है, इजी भी है। तो यही तरीका है जिससे कि हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं गैस को। अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है, वाइट कर देता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, क्योंकि दूसरा गैस ऐसा करता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो गैस को टेस्ट करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड से, लाइम वाटर से गुजारा गया था। क्लियर, क्लियर, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड गुजार रहे थे, एक बार मान लीजिए मिल्की वाइट हो गया, मिल्की वाइट हो गया वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अब अगर फिर भी आप कैल्शियम कार्बोनेट और वो H2O जो बना था, फिर भी इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड और देते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड उससे गुजारते रहे, तो एक नया कंपोनेंट बना देगा, एक नया चीज़ बना देगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ये जो था, ये आपका क्या था, प्रिसिपिटेट था, बैठने वाला गाद था, ये सॉलिड था, तो इसकी वजह से कलर चेंज हो गया था। लेकिन अगर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गया तो अगेन एक नई चीज़ बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल है वाटर में, तो कलर फिर से पहले जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका लग रहा था व्हाइट हुआ और फिर से पहले जैसा हो रहा था, समझ जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिड चला गया है, इसकी वजह से फिर से वो अपना कलर व्हाइट से फिर पहले की तरह हो रहा है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्मूला होता है किसका, लाइमस्टोन का भी, चूना पत्थर का भी, मार्बल का भी, चॉक का भी, और मैं तो कह रहा हूँ एग सेल का, किसका, अंडे का जो खोल होता है बच्चों, उसका भी जो फॉर्मूला है वह कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। तो ये सब आप याद रख लीजिए, आपको काम आएगा आगे। ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो अभी हमने रिएक्शन में देखा। अब इसी को हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसको याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी आए कि मेटल का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी एसिड हो, तो वो साल्ट बनाएगा, नॉर्मली सभी में बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। तो आपको याद रखना है, जब मेटल के साथ रिएक्शन करा था कोई एसिड, तो साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस, अब मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा तो साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उसके अलावा देखो, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब आपस में ये दोनों कैसे लड़ेंगे भैया, एसिड बेस आपस में कैसा कहानी बनाएंगे। लिखा है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये भी एक तरह का एसिड बेस है। उसके अलावा 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन, आपको पहले तैयार करने के लिए क्या रहा, तैयार कर लीजिए। ये आपका इसमें क्या है, NaOH डाल दिया हम,
OH डाल दिए, ठीक है, मान लीजिए सोल्यूशन डाले, इसमें हमने क्या डाल दिया है, फेनोप्थेलिन डाल दिया है, फेनोप्थेलिन, ठीक है। इसका जो कलर होगा ना वो कलर कैसा हो जाएगा, वो कलर होगा पिंक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, पहले हमने आपको बता दिया था कि बेस के साथ फेनोप्थेलिन का कलर पिंक होता है, तो अभी इसका कलर बेस और फेनोप्थेलिन है तो कैसा होगा, पिंक होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन इज पिंक, लिख दो, आप अपने किताब में लिख सकते हो पिंक। आगे बढ़े, ये डायल्यूट HCl, अब इसमें HCl ऐड करना है, क्या ऐड करना है इसमें, HCl। अब आप एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि इसका कलर जो होता है चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो इसका जो पिंक कलर था है ना, इसका पिंकी कलर गायब हो रहा है धीरे धीरे, अब नो मोर पिंक जैसा हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा, क्योंकि अब एसिड एसिड ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आप ऐसे करते जाओगे तो एक टाइम के बाद आप देखोगे कि इस मिक्सचर में पूरा ही पिंक कलर गायब हो चुका है, जो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कलर था नॉर्मल सा है ना, वैसा ही कलर आ चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से इसका खटिया खड़ी हो चुकी है। अब कह रहा है कि अगर आप उसमें नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर, अब वापस से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। देखो मान लो क्या, पहले आपका 100 पीस सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH था, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालते डालते मान लीजिए 100 पीस आपने HCl भी डाल दिया, तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, एक दूसरे का जो परफेक्ट इफेक्ट है वो खत्म कर दिया, भाई हो गया न्यूट्रल, क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन आप फिर से इसमें ऐड कर दे रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लो इसका आप कर दिया, आप कितना 100 की जगह अब ये हो चुका है मान लो 120, तो ये जो 20 पीस एक्स्ट्रा हो गया, तो ये अब 100 पीस उसको न्यूट्रल नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से वापस पिंक कलर आएगा, क्योंकि फिनोप्थेलिन तो है ही ना, फिनोप्थेलिन तो उसमें पहले से ही है, तो फिनोप्थेलिन की वजह से ये 20 फिर पिंक कलर लेके आने की कोशिश करेगा, तो वापस अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करोगे तो वापस से आपको पिंक कलर देखने को मिलेगा। क्या व्हाई डू थिंक दिस हैपेंड, बिकॉज वी नो दैट नाउ सॉल्यूशन इज अगेन गोइंग टू बी बेसिक, दैट्स व्हाई पिंक कलर इज जस्ट कमिंग आउट अगेन। डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहा है इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ बेस है ना, नलिफाइड मतलब जीरो कर दिया, किसने, एसिड ने, एंड वाइस वर्सा, एसिड अगर बेस को खर्चा कर सकता है तो बेस भी एसिड को खर्चा कर सकता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने मिलाया था, HCl आपने मिलाया था एक्वस फॉर्म में, दोनों ने NaCl बनाया और दोनों ने मिलकर के एक H2O भी बनाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बेस था, ये बेस था, उसके साथ आपने जब एसिड को मिलाया तो उसके साथ मिलकर के साल्ट बना एक, और उसके साथ वाटर बना, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप मार्क कर सकते हो और लिख सकते हो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका नाम क्या हो गया, इस वाले रिएक्शन का नाम हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड बेस रिएक्ट करेगा आपस में और साल्ट वाटर बना लेगा, ठीक है। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज दिस। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप ऐसे बोल दीजिएगा कि व्हेन एसिड एंड बेस है ना मिक्स्ड विथ ईच अदर इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, एक मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तीसरा एसिड बेस आपस में। अब हमारे पास चौथा आ चुका है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एन एसिड। अब मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट था, अब मेटल का ऑक्साइड, आपको फिर से क्या लेना है, कुछ कॉपर ऑक्साइड लेना है। जाहिर सी बात है जो कॉपर होगा ये क्या हो गया, मेटल हो गया, और ऑक्साइड क्या हो गया, उसका मेटल का ऑक्साइड हो गया। आपको एक बीकर में लेना है, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, तो मेटल का ऑक्साइड, इसमें आपने HCl डाला, तो मेटल का ऑक्साइड और एसिड आपने मिक्स कर दिया। अब क्या रहा, उसको फिर मिलाना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपन, भाई कलर चेंज होगा, शायद यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाला, रिएक्शन तो यहाँ पर यही होने वाला कि CuO मिला आपके साथ HCl के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा CuCl2 बनेगा, आई थिंक है ना, प्लस 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 क्या H2O, Cu2 प्लस Cl माइनस, हाँ ठीक है, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, ये जो मिलता है ब्लू ग्रीन हो जाता है जब मिलेगा तब। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स, ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो खत्म हो जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। इसका मतलब हो गया कि इसका कलर है ब्लू ग्रीन, ठीक है, इसका कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। आप अपने बुक में जरूर लिख लिया करो इस चीज़ को ताकि बाद में काम आए। ब्लू ग्रीन कलर किसका है, कॉपर क्लोराइड का है। अब ये जो रिएक्शन हुआ इसमें क्या रहा था, जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द रिएक्शन कैन बी रिटन एज। अब ये सब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये आपको याद करना है क्या, कि जब मेटल का कोई ऑक्साइड, जैसे कॉपर का ऑक्साइड था, और भी हो सकते हैं कोई दूसरे मेटल के, उसको एसिड के साथ मिला गया, यहाँ पर HCl था, दूसरे भी एसिड हो सकते हैं, वो एक साल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। एक चीज़ तो याद रखना ईजी हो गया कि भैया साल्ट सब में बन रहा है, उसके अलावा किसी वाटर के साथ कार्बन ऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन गैस, तो ये सब चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आपने गौर करा गौर नहीं करा, आगे बढ़ो, देखो घुई घुई
भाई मेटल का ऑक्साइड के जगह पे बेस है, यहाँ पर दोनों में एसिड है, दोनों में साल्ट है, दोनों में वाटर है। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों रिएक्शन तो सेम ही है? 19-20 का फर्क है कि यहाँ पर भाई बेस था, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है ना, कोई 19 लाख का फर्क नहीं है यहाँ पे। आप कह सकते हो कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, किसी को बताना मत, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक ही होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। बात मेरी समझ रहे हो? याद रखोगे इस चीज़ को, याद रखना काम आएगा। आपको 2 रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही बस याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड होगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो कैसे नेचर में होगा? बेसिक नेचर का होगा। क्लियर है? तो इसीलिए चूंकि ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट वाटर बैगन। अब यहां पर क्या कह रहा है? नाउ राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव इक्वेशन सिंस द मेटलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू। अच्छा भाई बैलेंस करने के लिए क्या नाम लिख दे, क्या था? CuO प्लस, बैलेंस करने के लिए क्या है, बैलेंस कर देते देखें, प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। मिलाते भाई, एक गो हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 2 गो कर दिया, Cl 2 गया, Cl 2 गो, CO 1 गो, CO 1 गो, भाई हो गया बैलेंस। ठीक है, लिख लो आप, बैलेंस कर लेना वहीं पे ऊपर ही। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चीज आपने नोटिस करा कि मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड मेटल, है ना, एसिड। भाई जैसे एसिड बेस रिएक्शन था भैया, कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ पर ऑक्साइड के साथ भी। जवाब है सही बात है, मेटलिक ऑक्साइड सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर हम क्या कह रहा है कि एक चीज कह सकते हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स ही हैं। वो कैसे हैं बच्चों? बेसिक ऑक्साइड्स ही हैं। क्लियर? चलिए वही बात मैंने आपको बता दी थी बढ़िया से कि मेटलिक ऑक्साइड के अलावा मेटलिक हाइड्रोक्साइड भी होता है भाई। अब आइए द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। यहाँ पर तो मेटल की कहानी खत्म हो गई, अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी कुछ कर सकता है क्या? जवाब है यस, कर सकता है। क्यों नहीं भाई, उसे कमजोर समझ रखा है कि तुमने? नहीं। You saw that the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide यानी लाइम वाटर, ऊपर हमने देखा था ना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ था वो देखा था, गुड, हम लोग देखे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें वो बना था व्हाइट प्रिसिपिटेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि देखो मेटल का कैल्शियम, मेटल हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या कहा था, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड साल्ट के, भाई एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बेस तो साल्ट वाटर। क्लियर? सिंस दिस सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, बिल्कुल, वी कैन कंडक्ट दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ले भैया नॉन मेटालिक, ये भी तो आप क्या कह सकते हो, आप वी कैन कंक्लूड दैट, ये आप अंडरलाइन कर लेना, वही तो मैंने आपको बताया अभी, आपने लिख भी लेना साइड में इस चीज को कि भैया मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिया आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वाई शुड वी, है ना, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। भाई ब्रास और कॉपर क्या है? मेटल है। कर्ड या सावर सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है। मेटल और एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है। वी नो दैट the curd or the sour substances are basic in nature and we know that acidic in nature, and they reacts with metal like brass and copper. So if you will put these things in that vessel made of metals, so gradually the food corrode the vessel and also food could be poisonous. ठीक है, that's why we should not use। एक तो आपका बर्तन बर्बाद हो जाएगा भैया, वो धीरे धीरे खा जाएगा आपका बर्तन को, कौन? आपका ये कर्ड या सोर सब्सटेंस। दूसरी बात है कि आपका वो खाने वाली चीज़ भी खराब होगी। इसीलिए आप देखते हो अचार शीशे के, है ना, बर्तन में खास करके होता है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अच्छा, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है भैया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, पहला वाला कंडीशन। इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन दिस गैस। भाई एक एग्जाम्पल क्या बताऊँ मैं, वही वाला कोई एक बताता हूँ। चलो मान लो Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। ले एग्जाम्पल हो गया, एक मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट करा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाया। अब हम लोग, आप कह रहा कैसे आप टेस्ट करोगे, तो कहेंगे व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज टेकन टुवर्ड्स द, इफ यू विल पास दिस हाइड्रोजन गैस थ्रू अ सॉफ्ट सॉल्यूशन, देयर विल बी बबल फॉर्म्स एंड द बबल, if you will
गेट क्लोजर टू बर्निंग कैंडल देयर विल बी अ पॉप साउंड, है ना, ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे लिख देना जो मैंने अभी बोला, रिपीट कर लो भाई, मेरी अंग्रेजी ऐसी ही है, ऐसी ही है। क्या करूँ मैं, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। हो भाई, हाइड्रोजन गैस का आई थिंक बहुत आइडेंटिकल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये टेस्ट है कि उसको पॉप साउंड के साथ फटता है अगर वो आग के करीब लेके जाते हैं तो। हेल्प्स बर्निंग बट इट डजंट एक्चुअली बर्न्स। मैं बर्न तो करता होगा यार, ये तो फ्यूल भी है। मेटल कंपाउंड आर रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोजन, सो डायरेक्ट क्या पढ़ रहा हूँ, मेटल कंपाउंड ए। अच्छा, कोई मेटल कंपाउंड जिसका नाम है ए, चलो समझ गया। रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, समझ गया। टू प्रोड्यूस इफरविसेंस, ठीक है, बुलबुला निकला, समझ गया। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल, अच्छा वो जो गैस निकला वो मोमबत्ती को बुझा देता है, ओ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई चीज़ को बुझा देता है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, एक कंपाउंड भी दिया जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ओ भाई एक बात बताओ, कैल्शियम मेटल है, क्लोराइड मेटल के क्लोराइड बना है, ये एक तरह साल्ट है। अब अगर यहाँ पर Ca आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेटल कौन सा हुआ होगा भाई, मेटल यहाँ पर पक्का मेटल कौन सा लिया गया होगा, मेटल कौन सा लिया गया होगा, Ca वाला ही होगा। लेकिन फिर देख रहे हैं क्या Cl भी तो आया था, HCl तो Cl आ गया होगा, इसके अलावा यहाँ पर H2O भी बना होगा पक्का। तो इसका मतलब है कि अब मेटल का ऑक्साइड के साथ कहानी हो रही होगी। हाँ, ये समझ में आया, ठीक है, अपने समझना पड़ेगा क्या करें। तो मिलाओ, बैलेंस करो भाई, एक को कैल्शियम, एक को कैल्शियम, एक को हाइड्रोजन, दो को हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दो को है उधर, चलो दो कर दो, दो को हाइड्रोजन, दो को क्लोरीन, दो को क्लोरीन, हेले हो गया। आप लिख लो इसको यहाँ पर, इसका आंसर हो गया, यही वाले की बात कर रहा था, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट डू ऑल एसिड इन ऑल बेसेस हैव कॉमन। अब यहाँ पर कह रहा है एसिड बेस के साथ भाई ये कॉमन क्या है, क्या ये दोनों आपस में कुछ रखते हैं जो सेम हो। जवाब है यस। कह रहा है इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन, अच्छा सबसे शुरू में, दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच लीड्स टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरली हाइड्रोजन, हाँ भाई यहाँ पर लिख दिया, वहाँ पर लिखा था, यहाँ पे लिख दिया कि सभी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। अच्छा, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सभी मैं जो वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, अब हो गया क्लियर, सभी मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं रिएक्शन के। सो हाइड्रोजन गैस सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। तो यहाँ पर आपने अंडरलाइन कर लेना है कि हाइड्रोजन गैस ना हर एक एसिड में होता है, हाइड्रोजन गैस हर एक एसिड में होता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। अब ठीक है, ये बात तो समझ गया कि जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन गैस होगा, लेकिन क्या जिसमें भी हाइड्रोजन गैस होगा वो एसिड होगा, बात अलग है। देखो, एक बात ये हो गई कि जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन गैस होगा, लेकिन क्या जिसमें भी हाइड्रोजन गैस होगा वो एसिड होगा, ये एक सवाल है आपसे। जवाब है शायद नहीं या हाँ, देखते हैं आगे। तो आपने एक एक्टिविटी करना है, उसका अंडरलाइन नहीं करना, जितना बोलूँगा उतना कर लेना, क्योंकि अचड़ा कचड़ा धान भूसा सब नहीं खा लेंगे, सिर्फ दाना ठो खाएंगे, अदरवाइज पेट खराब होगा। चलो भाई, एक्टिविटी 2.8। इस एक्टिविटी में आपने ये नखरा करना है भाई कि ये वाला ऐसा मॉडल बनाना है। इसमें ना आपको ये कॉर्क लिया गया है, 2 नेल लिया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब स्विच कनेक्ट करा गया है, एक सिंपल सर्किट बनाया गया है। डायग्राम नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिकली करना भी है। एक बीकर है, इसमें ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्या डाला है अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, पानी मिला हुआ डाइल्यूटेड, ठीक है। उसके बाद आपने स्विच को ऑन करना है, आप देखो कि बल्ब ग्लो कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो हमारा दोनों नेल है उसके बीच में एक डिफरेंस है, दोनों टच नहीं है, तो हमारा सर्किट कंप्लीट है नहीं। लेकिन अगर एसिड हम उसमें डाल करके स्विच ऑन कर रहे हैं तो हमारा बल्ब ग्लो कर जा रहा है, इसका मतलब ये होगा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब कि इसके बीच में करंट पास हो रहा है। तो करंट पास कैसे होता है, वैसे आप इस क्लास में पढ़ोगे, आगे क्लास में फिजिक्स में मैं ही पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। तो वहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि आयंस के वजह से ही करंट फ्लो करता है, आयंस ही होते हैं जो करंट को कैरी करते हैं। बेसिकली करंट आयन चार्ज बहुत कनेक्शन है, पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई आयन होगा जिसने क्या करा, कैरी करा इस नल से उस नल तक, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। इससे ये पता चला कि ये जो आपका HCl है जो डाइल्यूटेड है उसमें कुछ आयन्स हैं, क्लियर। उस आयन की वजह से क्या करा, ये बल्ब ग्लो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। अब आपको क्या करना है,
दूसरा एसिड डालना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूटेड पानी में मिला हुआ आप अगर डालोगे तो वहाँ पर फिर से क्या होगा, फिर से ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब वो भी आयंस रख रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपको ग्लूकोज के साथ करना है और अल्कोहल के सोल्यूशन के साथ करना है। इसमें ग्लूकोज सोल्यूशन और अल्कोहल सोल्यूशन बार बार डाल के देखना है। तो आप देखो ग्लूकोज के केस में और अल्कोहल के केस में ये जो हमारा करंट है पास नहीं होगा, यानी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। तो वहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के पास आयंस नहीं है, पावर ही नहीं है, हाँ? तो क्योंकि ये दोनों एसिड भी तो नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड था, पानी के साथ मिलकर वो आयंस देता है, लेकिन ये नहीं देता है। बात खत्म। जो ऊपर सवाल पूछा गया था कि क्या सभी हाइड्रोजन वाले क्या एसिड होते हैं, जवाब है नहीं, क्योंकि भाई ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन होता है, C6H12O6 है ना, या C12H22O11। अच्छा उसमें C12 नहीं, C12 नहीं, वो नहीं, C6H12O6 यही होगा, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल में भी होता ही है, अल्कोहल का फॉर्मूला में ही बेस में OH होता है भाई, तो हाइड्रोजन होता है इन सब में, लेकिन क्या ये करंट पास कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि ये सब एसिड नहीं है, कुछ तो है अलग, हाइड्रोजन होने के बावजूद भी हर कोई एसिड नहीं होता, कुछ है खास बात इनमें। द बल्ब will start glowing in the case of acid and show the figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। वही बात जो मैंने कहा, glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current, है ना, through the solution। भाई डिटेल तो मैंने बता ही दिया, the electric current is carried through the acidic solution by ions, है, याद रखना भाई, आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। एसिड कंटेन्स H+ आयन, ले दीप गए आयंस ये नहीं बोलना था। तो एसिड कंटेन्स H+ आयन, भाई ये अंडरलाइन कर लो, छोटा सा लाइन, कौन सा आयन अंडरलाइन कर लो, कौन सा आयन, H+ आयन। एसिड जो है खट्टा होता, कब तक बोलते रहोगे, एसिड खट्टा होता। नई चीज सीखो, क्या, व्हाट इज एसिड, जो पानी में मिलेगा तो H+ एक्वस आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। पढ़ो डिटेल से। केटायन एंड एनायन सच एज Cl- HCl HNO3। भाई इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताते क्या कह रहा है। जैसे मान लो आप यहाँ पे लिख भी लेना अपने किताब, मान लो HCl है, HCl के अंदर आप देखोगे कि H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, ठीक है। मान लो NO3 है, HNO3 है, HNO3 है, इसमें आपको H+ मिलेगा, NO3 का माइनस मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका H2SO4 है, इसमें आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, है ना, H+, और इसमें आपको मिलेगा SO4 का 2- है कि नहीं है। उसके अलावा हमारे पास CH3COH है, ये सब क्या है, ये सब एसिड है ना। यही 4 एसिड के बारे में तो शुरू में सबसे पहले एक्टिविटी में दिया गया था। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और CH3, है ना, CH3COO- मिलेगा। तो इन सब केस में आप क्या देख रहे हो, इन सब केस में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, वो है आपका H+। क्या कॉमन देखोगे आप, H+ सब में है। तो इससे हम लोग को एक बात पता चलता है कि सभी एसिड के पास H+ आयन होते हैं, अगर वो वाटर के साथ डिसॉल्व किए जाए तो ये दिखेगा। क्लियर। तो अब से सबसे अच्छा डेफिनेशन जो है इसका एसिड का वो यही है कि एसिड आर दो सबस्टेंसेस विच प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ वाटर। भाई बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। टेस्ट कैसे करेंगे वो भी पता चलेगा आगे। इसी तरीके से कह रहा है कि अगर आप करोगे, ये तो हो गया जो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयंस H+ एक्वस आयन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर है भाई, कोई चीज़ एसिडिक है उसके लिए ये बात होना ज़रूरी है कि वो एसिडिक आयन यानी H+ एक्वस आयन देता हो। क्लियर, इसको आप अंडरलाइन कर लो, दिस सजेस्ट दैट। उसके अलावा क्या सेव एक्टिविटी आपने करना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि बेस है। अब इसके बारे में आप क्या बताओगे, तो चलो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मान लो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर आपको मिलेगा Na+ और OH-। इसी तरीके से मान लो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, Ca2+, है ना, और H-, OH-, Ca+, कैल्शियम, पोटाशियम कैल्शियम 20 नंबर का है, हाँ ठीक है, जो भी है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि यहाँ पर भी आपको, ये भी आप लिख लो साइड में, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, आयन्स मिल रहे हैं, लेकिन इस केस में आपको मिल रहा है OH आयन, OH- आयन, उसमें मिल रहा था H+ एक्वस आयन, इसमें मिल रहा है OH- एक्वस आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्वस क्या बोल रहा है आगे पता चलेगा। What happens to acid and base in water solution। तो ये जो वाटर सोल्यूशन के साथ ये जो आयन वायन की बात की जा रही है, एक्चुअली क्या कहानी हो रहा है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक एक्टिविटी दिया गया है, देखते हैं। एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी मिला हुआ, क्या सिर्फ ये जो आयन्स है सिर्फ पानी के साथ ही दिख जाता है, जवाब है यस।
इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl यानी नमक जो खारे में खाते हैं वही लेना है आपको। उसके अलावा आपने क्या करना है, एक फिगर दिखा है जैसे, उसमें आपको एसिड डालने हैं। क्या डालने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देने हैं। डाल दिए। क्या डाले इसमें, NaCl, इसमें क्या डाले, सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्या डाले, एसिड डाले हैं। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया पानी मिला हुआ नहीं, गाढ़ा एसिड डालना है भैया, बिना पानी मिला हुआ, डाइल्यूटेड नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड डालना है, ठीक है। ऐसा एसिड जिसमें पानी वानी अभी ना हो, ठीक है। अब जब आप डालोगे और मिलाओगे, इसका भी थोड़ा कॉर्क से ऐसे बंद रखना जैसे इसमें दिखाया गया है, और डिलीवरी ट्यूब लगाया गया है ताकि जो गैस है वो इससे रिलीज हो। अब आप क्या देखोगे बच्चों कि इसमें से गैस निकलेगा, ठीक है, और वो गैस जो है बेसिकली वो HCl है। वो कौन सा गैस है, वो गैस कौन सा है, HCl है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये लिटमस पेपर के साथ अपना इफेक्ट दिखाता है। कौन सा, ब्लू को रेड करता है। तो आपने बारी बारी 2 लिटमस पेपर लेके जाना है, एक ही बार में भी ले जा सकते हैं। एक लिटमस पेपर सूखा सा, एक लिटमस पेपर को पानी में भिगा के लेके जाना है। चूंकि हमारा डिलीवरी ट्यूब से एसिड रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो ब्लू को लाल करना चाहिए। लेकिन आप ये देखोगे कि जो आपका सूखा वाला ड्राई लिटमस पेपर है उसमें कोई कलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम जो आपका भिगा हुआ था, वेट था आपका वो लिटमस पेपर, उसका ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट होता दिखाई देगा, विच शोज दैट एसिड प्रेजेंट देयर, बिकॉज वी नो दैट indicators what to do by indicators actually shows that this substance is acidic or basic or something, है ना। तो वहां पर हम लोग को एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा जब आप क्या करोगे, वेट वाला लेके जाओगे। क्लियर। यहां से हम एक चीज पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना प्रॉपर्टी तभी दिखाया, अपना जो पावर था भैया कि ब्लू को रेड कर देंगे, वो तभी दिखाया जब वहां पर उसको पानी के असर मिले। पानी बहुत जरूरी है जिंदगी में, पी लेते हैं, घूट पी लो, तुम भी खुश रहो यार। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल जाहिर। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था, या फिर वापस क्यों पढ़ रहे हैं। जितनी बातें की गई थी उतनी सारी बातें यहाँ मैंने कर दी हैं। जल्दी से मैं देखता हूँ क्या लिखा है कि यू फाइंड अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस में। क्या आपने एसिडिक कैरेक्टर देखा लिटमस पेपर से? जवाब है ना, बिल्कुल नहीं, नको, हरगिज नहीं। NaCl सोल्यूशन, जो आपका HCl सोल्यूशन था, जब वो पानी के साथ एसिड आपका लिटमस पेपर आया था तब दिखा। यस। कह रहा है कि अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ह्यूमिड है और आपको ये जो गैस है वो सूखा सूखा नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक तरह का ये है ना गार्ड, जो कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड है, उससे गुजार सकते हो। इस पाइप में कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड लगा देना, जिससे कि HCl जब अंदर से आएगा तो एकदम सूखा सूखा आएगा। क्योंकि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये उस HCl में अगर कुछ पानी आ गया अंदर से ना, वो पानी भैया सोच लेगा, अवशोष कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे बढ़े। होई कहाँ जा रहे हो बच्चे? वीडियो को लाइक करवाने मत जाओ, ये लोग खुद ही कर लेंगे। ये शॉर्ट वाला ट्रिक सब अपना रहा हूँ मैं। बच्चे लोग को ठगते हैं ऐसे शॉर्ट्स में। अगर आप अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आर्मी के लिए 1 लाइक। अरे भैया आर्मी को सैलरी उसका टाइम पे दो यार, सैलरी रेट आते कभी कभी बड़ा दुख होता है। ले भाई, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसको आप अंडरलाइन कर लोगे कि भैया बिना पानी के ये मुमकिन नहीं है। HCl जब पानी के साथ मिलेगा तभी H3O+ और Cl- देगा। कौन मिला? HCl। H के पास जो ये H है ये H+ आयन है ना, और ये जो Cl- है जो मैंने पहले कहा था, ये H+ फिर पानी के साथ मिल करके यहाँ देखो, यही H+ जो है, जो HCl का H+ है, वो ये जो वाटर है आपने मिलाया, उस वाटर के साथ मिलकर H3O+ हो, यानी 2 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन इसका, 3 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से ये रिएक्ट करता है। कह रहा हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं रह सकता, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पर जैसे ये अकेले नहीं रह सकता आयन के फॉर्म में, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इस फॉर्म में आयन के फॉर्म में रह सकता है। thus हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शाउन एज H+ एक्वस। इसीलिए हम लोग को हाइड्रोजन आयन को सिर्फ H+ नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि एक्वस यानी वाटर है उसमें, ऐसे दिखाना चाहिए, या
H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H प्लस आयन को आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, मतलब एक ही बात है, H प्लस एक्वस और H3O प्लस एक ही बात है। और इस आयन का नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ वाटर, है ना, मिक्सड विथ वाटर, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। वी कैन डिफाइन ऑल्सो एसिड बाय दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या है, वी हैव सीन दैट द एसिड गिव्स H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर। चलो एसिड की कहानी तो हमने समझ लिया, बेस के साथ क्या होता है? जवाब है वही दस्तूर है बेढंगी जो कल भी थी वो आज भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जब पानी के साथ करेगा कुछ गड़बड़, तो यहाँ पर अगेन से क्या बनेगा? सोडियम का जो आयन है वो एक्वस और हाइड्रोक्सिल का जो आयन है वो एक्वस बनेगा। ओह, नाम बोल दिया क्या मैंने? हाइड्रोक्साइड, देखेंगे। और इसी यहीं पे बस यही नहीं, आगे देखिए ये भी है जहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर के साथ देखो K प्लस का एक्वस और OH माइनस का एक्वस बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मेटल था यहाँ पर मेटल के हिसाब से तो चलो अपना अपना कर दिया, Mg प्लस K प्लस U प्लस Ca प्लस। उसके साथ सब में कॉमन क्या है? OH माइनस। सब में कॉमन क्या है? OH माइनस, चाहे 2-3 जो भी हो लेकिन है। अब यहाँ पर फिर आप अंडरलाइन कर लो कि बेसेस जनरली हाइड्रोक्साइड आयन्स, बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। वो क्या बना था? हाइड्रोनियम आयन एसिड, और ये हाइड्रोक्साइड आयन। Bases which are soluble in water are called alkalis. Alkalis. Bases which are soluble in water, मतलब देखो बेस है, बेस हो गया केमिकल मान लो। अब वो केमिकल पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा है, लेकिन जो पानी में घुलेगा वो अल्कली कहलाएगा। अब क्लास 10th के केस में क्या है कि जो भी हम लोग को बेसिस दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दिया है वो सब पानी में घुलने वाले ही हैं, सब पानी में घुलने वाले ही हैं, तो सब अल्कली ही हैं। तो हम अल्कली ना बोल के बेस बेस बोले जा रहे तब से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी आप पूरे क्लास 10th के अंदर जो भी पढ़ते हो एसिड बेस वाला, वो बेस है, अल्कली ही है, पानी में घुलने वाले के। क्योंकि भाई अपना जो प्रॉपर्टी है ये क्या तुम्हारा मतलब बेस का जो बेसिकी है ये कैसा चलेगा? बिना पानी का तो काम ही नहीं कर रहा है ये, तो पानी में घुलने वाले का ही रिएक्शन हो रहा है, ऑलमोस्ट अपना प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पूरा चैप्टर है, जो एसिड और बेस करता है एक दूसरे के साथ, इनकी हरकतें हम लोग देख रहे हैं। तो ये अल्कली ही है सारे भाई, अब और नहीं बोलूँगा। हालांकि ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अल्कली ना हो, लेकिन यहाँ पर क्लास 10 है तो जनरल सवाल आए थे। खैर, ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ले भैया दीपिका, एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सॉपी टू टच। हाँ, एक प्रॉपर्टी है कि अल्कली छूने में कैसा लगता है? फिसलता है साबुन जैसा। बिटर इन टेस्ट और क्रोसिव, भैया खा भी जाएगा कुछ चीज़ों को, आपके हाथ में भी पड़ेगा। एसिड स्ट्रांग हो या बेस स्ट्रांग हो, खर्चा कर जाएगा आपको। नेवर टेस्ट और टच देम एज मे काज हार्म। तो खाने पीने का शौक ना चढ़ाना ना, सब चीज़ मुंह में न डालना है। विच ऑफ द बेस इन द टेबल टॉप आर अल्कली, इसमें से कौन है भाई? ऊपर सब अल्कली था आई थिंक, या कुछ था क्या चेक करेंगे, छोड़ रहना दे। Now we have identified that all acids generate H plus aqueous, सभी एसिड ये जनरेट करते हैं, and all bases generate OH minus aqueous यानी हाइड्रोक्साइड आयन। We can view the neutralization reaction like, अब उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे इस नज़र से भी देखो। अब एक चश्मा और दिया आपको कि जो एसिड बेस और साल्ट वाटर की कहानी थी, उसमें से एसिड में H तो होगा ही, बेस में OH तो होगा ही, और यही H और यही OH मिला के हमारा HOH यानी H2O बनाता है। बचा हमारे पास साल्ट, तो साल्ट में इस H और OH के अलावा जो बचता है वही हमारा साल्ट होता है। अब कहानी देखें, देखो हमारे पास क्या था? बेस मान लो NaOH था, एसिड मान लो हमारे पास HCl था, ठीक है इतनी बात। अब इससे क्या बन गया हमारा? इससे हमारा NaCl बना था और H2O बना था। आप अगर ध्यान दो एक चीज़, क्या इसका OH, किसका? बेस का OH और एसिड का H, ये दोनों मिलके तो ये बना लिया, हाँ ये बना लिया, है कि नहीं है? अब बचा क्या? अब बचा क्या? इसका Na है, इसका Cl, तो NaCl मिलके एक साल्ट बना लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका HOH को छोड़ दो तो बीच का जो है उसका आप बना करके मिला कर क्या बना सकते हो? एक साल्ट बना सकते हो, और आसानी से आप फार्मूला अपने मन से भी जनरेट कर सकते हो। देखो H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस मिला के H2O बना, यहाँ पर जो दिखाया गया वही चीज़ कहा जा रहा है। अब मैं क्या बताऊँ गुरुजी, जब आपके सामने हो तो आपने इन चीज़ों की टेंशन ही नहीं लेनी कि क्या क्यों कैसे किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर क्या, लेट अस डिस्कस व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एन एसिड और बेस। अब एसिड बेस के साथ वाटर जब होता है तो होता क्या है और क्या होता है, कुछ आगे पढ़ेंगे। आपने पानी लेना है एक बर्तन में, डब्बे में, उसमें कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, ठीक है, पानी की कमी हो जिसमें।
और फिर उसको आपको हिलाना है। आप कुछ पानी में मिला, अब उसको टच करना है। तो मान लो कि आपने एक बर्तन में अगर आपने एसिड लिया था, पानी था, पानी में आपने थोड़ा एसिड डाला था, उसको टच करोगे, ऐसे करोगे, भाई साहब क्या बताएं क्या दुख है तुम्हें, ये पानी गर्म होगा, ये आपका बर्तन गर्म होगा, आपको एक गर्मी फील होगी, टेम्परेचर राइज होगा। इज देयर चेंज इन टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर राइज। इज दिस एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक? ऑफकोर्स एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स और रेकोडियर। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, मतलब वहां पर भी हीट रिलीज होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपको फोटो दिखाया गया है कि देखो ये जो एसिड बेस वगैरह है, ये इसको छूते फीते ना फिरना भैया, ये तुम्हारा नुकसान कर देगा। ये देखो इसका हाथ का बेचारे का क्या हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो दुख दर्द? समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये आप अंडरलाइन कर लो कि भाई एसिड बेस अगर पानी मिलाते हो कंसनट्रेटेड वाला, तो वो काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, यानी अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करता है, जिंदगी खराब कर सकता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। अगर आप ये हार्ड एसिड को पानी के साथ मिला रहे हो तो ध्यान से, ऐसे जाके यूं ढार मत देना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंस्टेंट स्टीयरिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एसिड को वाटर में मिलाना है, वाटर को एसिड में नहीं। फर्क है भैया, एसिड को वाटर में मिलाना है, वाटर को एसिड में नहीं। क्यों? मैं बताता हूं। देखो अब इस डब्बे में मान लो यहाँ तक एसिड भरा हुआ है, कोई तगड़ा सा, आपने एक बूंद वाटर डाला ना इसमें, ये वाटर जो जाएगा ना, सब के सब एकदम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है एसिड। और ये वाटर जाते ही जो रिएक्शन करेगा और जो हीट निकालेगा एकदम छन छनाएगा, जैसे गर्म तवे पे ना पानी गिर गया हो वैसे उड़ेगा। और ये उड़ करके मान लो आपका मुंह सुअर जैसा बना देगा, ऐसा गिर जाएगा यहाँ पे, है ना, फोका मारेगा। अल्लाह न करे यार, मतलब किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या करें, आप होता है यार, तो आपको केयर करना है। लेकिन अगर आप मान लो इसी की जगह पे यहाँ पे आपने वाटर रखा हुआ, क्या रखा हुआ सर? वाटर। अब वाटर जो होता है इसके अंदर होती है भैया क्षमता, लेडीज है ये, ठीक है, इसके अंदर होती है अपने तकलीफ परेशानियों को बर्दाश्त करने की क्षमता। इसमें अगर आप एसिड डालोगे थोड़ा बहुत, है ना, अब ये एसिड वहाँ पर जाएगा और थोड़ा सा एसिड है, लड़ने भिड़ने के लिए आया है बहुत सारा वाटर से, नहीं हो पाएगा कुछ खास उनसे, थोड़ी गर्मी दिखाएगा, लेकिन वाटर बोलेगा, वाटर पहले से इतना कूल हो रखा है आ जाओ, है ना। और फिर कहने का मतलब है कि जो कूल, और ऊपर से आप लगातार हिला रहे हो, है ना, तो फिर ये जो आपका हीट है जो इसमें राइज हुआ है, या जो उस एक ड्रॉप एसिड के आने से निकला है, रिलीज हुआ है, वो मैनेज हो जाएगा। वो वाटर बोलेगा इतना तो हंस, फिर आप डालोगे थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, आई 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 बैगन। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहेगा, थोड़ा थोड़ा हीट होगा, आप हिलाते जाओगे, मैनेज होता जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप इस तरीके से एसिड में डाल दिए तो ये आपका उछलेगा और इतनी गर्मी पैदा होगी, हो सकता थोड़ा सा ज़्यादा एसिड डाल दिए मैंने, समझ करिए, इतनी गर्मी अचानक से निकलेगा ना कि गर्मी से ये फटिए जाएगा। आगे बढ़े, वही लिखा हुआ है, इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे काउज द मिक्सचर टू स्प्लैश, छलकेगा, छलकता हमरो आउट एंड काउज बर्न्स द ग्लास, है ना, कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन। ऊपर जो साइन दिया था अभी जो दिखाया आप लोग को, है ना, कैन अब यहाँ तक ये वाला आपने अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन ऊपर तक आपको अंडरलाइन करना है। उसके अलावा वार्निंग साइन, सल्फ्यूरिक एंड नॉन द बोटल ऑफ द सोडियम। भाई मतलब ऊपर जो आपको दिया हुआ था ये अंडरलाइन कर लेना, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ यार, ये ना नहीं मानने वाले किताब वाले। दिखाओ, ये वाला कह रहा है कि आपके बोतल के साइन में देखने को मिल सकते हैं इस तरह का, ये आपको बता रहा है कि देखो, मजाक नहीं कह रहा है। क्या? द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव, है ना, लोकल हीटिंग, जाहिर सी बात है बहुत सारी गर्मी की वजह से टूट सकता है। लुक आउट, अच्छा ये तो हो गया यार, मैं फिर वापस आता है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड द मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब आप इसको भी कर सकते हो कि पानी में अगर मिलाते हो तब क्या होता है, तो ये जो है धीरे धीरे क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आता है। इस प्रोसेस में जो होता है डाइल्यूशन होता है और एसिड, है ना, बीच से टू बी डाइल्यूटेड। आपने अभी जो ऊपर पढ़ा था ना, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, जब यही एसिड को वाटर में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम लोग डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। आप इसको आप ऐसे कह सकते हो, कंसंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड हैविंग मिनिमम वाटर, है ना, बट द डाइल्यूटेड एसिड हैविंग मोस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर, है ना, एज कंपेयर टू द कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का मिक्सिंग, और डाइल्यूटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर मिक्स हो। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हार्ड और देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक अलग बात है। वैसे स्ट्रॉन्ग और वीक इसी की वजह से होता है, नहीं इसकी वजह से नहीं होता, डाइल्यूशन की वजह से नहीं होता। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड एक अलग चीज़ है ना,
लेकिन हाँ ये कंसंट्रेट और डाइल्यूटेड अलग चीज़ है। स्ट्रॉन्ग है कि कुछ तो है कि भाई खानदानी होता है ना, कुछ हट्टा कट्टा और कुछ कमज़ोर, उस तरह का हो गया स्ट्रॉन्ग वीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपने से जो प्रोसेस कर रहे हो कि स्मार्टनेस आपके भी क्या बोलते हैं माइंडसेट पे, आपके थॉट प्रोसेस, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के होता है ना कुछ, तो ये सब चीज़ है। तो डायलूशन का मतलब हो गया पानी से रिलेटेड भाई, कंसंट्रेटेड है पानी कम है, डायलूटेड है पानी ज़्यादा है, हार्ड और वीक तो भाई बाय नेचर है, खानदानी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा why do HCl HNO3 etc show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? Because we know that the HNO3 or the HCl like acids produce H plus ion when it mixes with water, but the alcohol or the glucose does not produce H plus ion. That's why it is don't show acidic property. Because we know that this is important. If something is acid, it must produce H plus ion with water. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Because it produces H plus ion. That's why it produces electricity. It conducts electricity. To conduct electricity, iron is needed. And whenever any acid is just mixed with water, there will be ion. Definitely H plus ion, hydronium ion will be there, H plus aqueous. Why does their dry HCl gas do not change the color of dry electricity? Because we know because we know that, because वाला याद आ गया, वो शो वाला था ना क्लिप। हाँ, because dry HCl, dry litmus paper not getting water, a dry HCl is there, so HCl will show their acidic property whenever it will meet with water. Only dry HCl cannot show their acidic property. आप हार्ड एसिड, भाई सल्फ्यूरिक एसिड हार्ड एसिड है, आप उसका पाउडर, सूखा पाउडर को यूं थोप लो भैया, स्किन पे नहीं होगा कुछ, लेकिन थोड़े पानी के साथ अगर आप उसको डालोगे ना, आहा मज़ा ही आ जाएगा। वही चीज़ है। How is the concentration of the hydronium ions H3O plus affected when solution of an acid is diluted? When the solution of hydronium ion is diluted, acid is diluted, so the volume of water increase with compared to ion. आगे बढ़ते हैं। How is the concentrated hydroxide ion effect when base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बेस, बेस में क्या है OH माइनस आयन है, अब उसमें आपने फिर से बेस ही मिला दिया, तो OH माइनस आयन और मिला दिया आपने, तो OH माइनस आयन इंक्रीज। कह रहा हाउ इट विल इफेक्ट, कैसा इफेक्ट आएगा, तो OH माइनस आयन विल इंक्रीज बिकॉज वी आर मिक्सिंग हमारे मैथ वाले सर बैठे हैं बेसिकली, उनके वो पता नहीं कोई सर का वीडियो देख रहे थे, तो वो थोड़ा ऐसा साउंड कर रहे थे, मतलब ऐसा सर के लिए रिस्पेक्ट है, बट बिकॉज एवरी टीचर हैव देयर ऑन स्टाइल, है ना ऐसा, तो मुझे अचानक से उनका स्टाइल आ गया तो बोले तो वैसा बोल दिया, अदरवाइज रिस्पेक्ट है यार हर सर के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन इज बेसिक आयन एंड अगेन अनदर बेस इज मिक्स्ड, दैट्स व्हाई हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं भाई। इस बार कोई और सर के वीडियो देख रहे हैं भाई, हमारा यूट्यूब चैनल ना ये इंग्लिश वाला ना भाई बहुत अफेक्ट हो रखा है भाई। तुम बताओ मेरे जैसा टीचर मिलेगा यूट्यूब पे तुम्हें, इतना मजबूत ऐसा वैसा आदमी है, लालू यादव वाला सुने हो। हाउ स्ट्रॉन्ग अरे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, वही स्ट्रॉन्ग की बात करेगा फिर सभी जो मैंने कहा। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ठीक है, आपने इंडिकेटर से पता लगा कोई एसिड या बेस है, बट वी हैव आल्सो लर्न दैट द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। जाहिर साथ आगे हमने पढ़ा कि कैसे पानी मिला करके हम H प्लस और OH माइनस को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई आपको सोल्यूशन दे दे कि इसमें कितना H प्लस आयन है, ये डाइल्यूटेड है कंसंट्रेटेड, कैसे पता लगाएंगे, कोई तरीका है? कह रहा है क्या, कैन वी quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Yes, find out कर सकते हैं, एक तरीका है। We can judge how strong a given acid or base? Yes, we can judge, बिल्कुल हम कर सकते हैं, तरीका है, वो बताते हैं। We can do the by making use of universal indicator, किसका यूज करके, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके, which is mixture of several indicators। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर को मिला करके बना जाता है। The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो अलग अलग कलर दिखाता है। ये कैसे दिखाता है, एक ही कलर नहीं दिखाता है, वो एसिड का भी कई कलर दिखा सकता है, बेस का भी कई कलर दिखा सकता है, फोटो हम लोग नीचे देखेंगे।
A scale for measuring हाइड्रोजन है ना आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। उसमें एक स्केल होता है जिससे हम लोग पता चलता है कि इसमें कितना एसिड है या कितना बेस है। उसमें एक स्केल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ये देखो आ ही गया, ये है हमारा पेपर, कौन सा, पीएच पेपर। इस पेपर में कई सारे कलर हो सकता है। अभी ये कलर है, बट इसको आप जब मिलाओगे किसी एसिड में या बेस में तो ये कोई कलर में चेंज हो जाएगा। 7-8 कलर है, देखते हैं आगे नीचे। अब ये एक स्केल से हम लोग कंपेयर करेंगे, स्केल भी होगा नीचे में। ये देखो एक स्केल है, अरे भैया यही तो खराबी इन लोगों की, ये एक स्केल नीचे दे दिया इतना। ये स्केल है हमारा जिसमें अलग अलग कलर है। तो आप जब पीएच पेपर को डुबाओगे किसी एसिड या बेस में तो इनमें से कोई एक कलर दिखाएगा। बहुत सारे कलर है यहाँ पे, 7-8 कलर तो होगा एटलीस्ट। तो वो हम लोगों को कलर दिखाएगा, उस कलर के बेस पे हम लोग पता चलेगा कि हाइड्रोजन उसमें कितना है। और जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना हाइड्रोजन आयन कम होगा उतना कम वीक एसिड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखो। अब इसका नाम क्या है बेसिकली, कह रहा है पीएच स्केल। कह रहा था पी इन अ पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पावर। तो हम कह सकते हैं पी से ऐसे भी आप कह लो, पोटेंशियल भी कह लो। क्या कह लो, पोटेंशियल ऑफ एच से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल दिखाता है आपका पीएच पेपर। क्या दिखाता है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल दिखाता है। कह रहा है कि ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0। शुरू कहाँ से होता है, 0 से, आप देख सकते हो, ठीक है। कहाँ तक जाता है, 14 तक। अब कह रहा है क्या है ना, 2 14 एवरी अल्कलाइन पीएच शुड बी है ना थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर ऑफ विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। बेसिकली पीएच क्या दिखाता है ना, पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर ऑफ विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ, पीएच का जो नंबर है, बेसिकली ये जो पीएच पेपर है वो अपने नंबर से दिखाता है कोई एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा कह रहा है क्या, हायर, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये लाना क्या, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा यानी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, पीएच वैल्यू उतना कम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अंडरलाइन कर लेना, देख सकते हो न्यूट्रल का 7, जैसे वाटर का। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। इससे कम हो जाएगा एसिडिक, जितना कम होगा उतना अच्छा एसिड। पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट इंक्रीज OH माइनस आयन। अब इधर बढ़ेगा तो OH माइनस आयन बढ़ रहा है, H प्लस आयन इधर है। अब OH H प्लस आयन घट रहा है, देखो H प्लस आयन घट रहा है, OH माइनस आयन इधर कम है उधर ज़्यादा है। तो OH माइनस आयन बढ़ रहा है, H प्लस घट रहा है, इसका मतलब है कि इधर बेसिक नेचर आ रहा है। जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक, इधर जितना जाएगा उतना अच्छा बेस। अब इस 7 के आसपास है तो न्यूट्रल हुआ, थोड़ा बढ़ा तो थोड़ा बेसिक, ज़्यादा बढ़ा तो ज़्यादा बेसिक। अच्छा, कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। अल्कली मतलब वही पानी में घुलने वाला। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर द, हाँ डुबाया जाता है, ठीक है। तो पेपर को, ये पेपर इतना वही मतलब लिटमस पेपर जैसा ही होता है इंडिकेटर ये वाला। उसका आप डालोगे कोई एसिड या बेस में, उसके बाद उसका कोई एक कलर बनेगा है ना, इसका इस पेपर का कोई एक कलर बनेगा, उस कलर को इससे मैच करोगे। सपोज करो आपका जो कलर हुआ वो ऐसा कलर बना, इस 5 से मैच हुआ, इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन आपने लिया था वो 5 pH वैल्यू का है। अब 5 pH वैल्यू का मतलब है कि 7 से थोड़ा नजदीक है, मतलब एसिड है लेकिन कमजोर एसिड है। इधर होता लाल वाला तो खतरनाक एसिड होता, ठीक है। आप फिर दूसरा सोल्यूशन में डुबाए, आपका कलर ऐसा वाला आया, ठीक है, थोड़ा पर्पल है, तो आप 11 आया, अच्छा मतलब एसिड बीच बीच का एसिड है, मतलब ज़्यादा कमजोर या ज़्यादा वैसे वीक में ही आएगा, ये वीक आपका अल्कली है या फिर आप बेस कह लो। और अगर आपके 7 आ गया, जैसे वाटर में अगर आप डुबाओगे तो ये कलर बनेगा, ये कलर वाटर में डुबा करके, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ब्रदर न्यूट्रल, ठीक है। तो फिर उसका मतलब है कि वो, वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ इसका अंडरलाइन भी कर लो। क्या देखो, जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेसिकली हमारे पेट में पाया जाता है वो HCl है। क्या है, HCl है। HCl का वैल्यू जो होता है लगभग 1 होता है, मतलब हार्ड एसिड है। उसके अलावा आपका लेमन जूस जो है इसका 2 से लेकर 3 तक होता है। क्या इसका वैल्यू, पीएच वैल्यू, मतलब ये भी हार्ड एसिड में ही आता है। प्योर वाटर का जो या ब्लड का जो हमारा है वो 7 के करीब है, ब्लड का 7.6 7.8 तक जाता है। और आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग MgO बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये आपका जो है 10 तक है, मतलब ये भी वीक एसिड है, वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इसका 14 है भाई, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है NaOH, ये बहुत ही पावरफुल क्या है, बेस है, अल्कली है। देखो 14 है उसका पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर 7 से जितना कम है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से जितना ज़्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग बेस। 7 के आसपास रहेगा, इधर रहेगा तो ये सब वीक बेस, ये वीक एसिड, इधर रहेगा वीक बेस। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, एक्टिविटी दिया गया है कि आपने क्या करना है, इस टेबल में सबका भरना है भाई। भाई इतना याद है क्या तुम लोगों को,
याद करना पड़ेगा क्या, कुछ कुछ याद कर लेते हैं। सलाइवा खाना खाने से पहले 6.8 थोड़ा बेसिक होता है, खाना खाने के बाद आई थिंक 5.8 एसिडिक हो जाता है। लेमन जूस का 2 से 3 तक मैंने अभी बोला। ड्रिंक वगैरह का 4 to 5 to 6 क्या होगा। कैरोट का तो आपका 5 से 6 तक होगा, ये भी एसिडिक ही होता है। कॉफ़ी का 4-5 हो सकता है। टोमेटो जूस का भी 4-5 हो सकता है ना। टैप वाटर का आपका, टैप वाटर का तो 7 होगा क्योंकि पानी है। ये क्या ये कोई मच्छी ये करके चला गया भाई। 3 to 4 करना है इसको। हाँ 3 to 4 होगा, 4 to 5 होगा, है ना। यानी ये तो कैरेट जूस है ना। 5 से 6 होगा, मतलब वीक एसिड है। 4 to 5 हो सकता है इसका। और टैप वाटर का 7 के करीब होगा। 1 मोल, अच्छा एम से मतलब 1 मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा 14 होगा भाई, स्ट्रॉन्ग। HCl का 1 होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ऑलमोस्ट। अब देखो ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सब एसिडिक। ये वाला बेसिक है, बाकी सब एसिडिक है। वही लिखने के लिए कहा गया है। कलर की बात करें तो कलर ग्रीन ग्रे होता है, कैसा होता है इसका कलर। अब सबका याद थोड़ी इतना, मैं इतना ही करना है, प्रैक्टिकल करके पूरा देखना पड़ेगा। कुछ कुछ कलर आपको पता भी होगा। कैरेट वरेट का तो एटलीस्ट पता ही होगा ना। pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन इन pH पेपर कलरलेस आर ओनली रफ गाइड। मतलब ऊपर जो दिया गया एकदम से एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन्स, है ना, एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। अब ये जो एसिड कोई कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये डिपेंड करता है आयन्स पे कि H+ ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। कह रहा रिस्पेक्टिवली वही बात होगी, आप इसको अंडरलाइन कर लो, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH- आयन ज़्यादा होगा। इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, से 1 मोलर, मतलब बराबर लेंगे, 1 मोल ही लेंगे, है ना, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जाहिर सी बात है, मान लो एसिड तो दोनों है, आपका एसिडिक एसिड भी एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो 1 मोल, मान लो कि चलो इतना सा ले रहे हो, 1 पैग, उतना ही आप मान लो ना 1 मोल इसका भी ले रहे हो, कौन सा भी एसिडिक एसिड ले रहे हो, तो दोनों में H+ बराबर नहीं होंगे, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड में H+ ज़्यादा निकलेंगे। हालांकि बराबर अमाउंट ऑफ एसिड था, बट एसिडिक एसिड चूंकि वीक एसिड है, हैविंग लेस H+ आयन, बट स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग मोर H+ आयन। क्लियर। तो हमने वाटर वाला केस में देख लिया, जिसमें ज़्यादा पानी वो डाइल्यूटेड, जिसमें कम पानी, है ना, वो कंसनट्रेटेड। ऐसे जिसमें ज़्यादा H+ वो स्ट्रॉन्ग, जिसमें कम H+ वो वीक। ऐसा ही OH- के साथ किसका हो जाएगा, बेस का, है ना। दैट गिव्स राइज टू द मोर H+ आयन सेड टू बी द स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द एसिड दैट गिव लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। सेम चीज किसके लिए होगा, आपसे पूछ रहा है कि बेस के लिए, बेस के लिए भी सेम है। विच गिव्स मोर OH- आयन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड विच गिव लेस OH- आयन वीक बेस। क्लियर। OH- आयन की वजह से ही, है ना, खरगोश की खरगोशी जो है दौड़ने में ही है। अगर H+ आयन से ही वो एसिड बन रहा है, H+ आयन ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा एसिड है, OH- आयन से ही वो बेस बन रहा है, तो जितना ज़्यादा OH- आयन उतना अच्छा बेस है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। भाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? जाहिर सी बात है हम लोग pH सेंसिटिव हैं। हमारा क्या डेली लाइफ में है, आवर बॉडी वर्क्स विद द pH रेंज 7 to 7-8। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल ही है लगभग, लेकिन थोड़ा बेसिक काम करता है खून उनका। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। भाई हम लोग हल्का फुल्का एसिड, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, हमारा साथ जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, उसके आसपास के pH वैल्यू में हम जिंदा रह लेंगे, लेकिन उसके इधर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। व्हेन pH ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। When acid rain flow into the rivers, it lowers the pH of the river water। जाहिर सी बात है, एसिड रेन अगर बह के जाएगा नदी में, नदी का भी pH वैल्यू कम करेगा, जिसकी वजह से वो भी एसिडिक होगा, वो एसिडिक होगा, तो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। अब एसिडिक इसमें मीडियम के अंदर जो मछली है भैया, उनको भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि सभी जानदार थोड़ा बहुत एसिडिक बेसिक चेंज में जिंदा कर लेंगे 19-20 में, लेकिन है ना 19 लाख के फर्क में थोड़ी जिंदा रहेंगे। यहाँ पर अगला क्या है देखो, क्या आप जानते हैं कि जो वेनस का एटमॉस्फेयर है हमारा पड़ोसी, है ना अर्थ का, वो जो है एक बहुत मोटे, है ना, वाइट येलोविश क्लाउड से ढका हुआ, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बना। भाई सल्फ्यूरिक हार्ड एसिड से, क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है ना? नको, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं भैया, क्योंकि हम लोग थोड़ा नैरो, है ना, फर्क में कर सकते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकवर्ड? इसमें करना क्या है आपको, अपने खेत का, अपने बागीचे का,
घर का कहीं का मिट्टी उट्टी उठा के लेके आना, थोड़ा पानी उन्हें मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना, थोड़ा पानी, 2-3 ml मिट्टी में 10 ml पानी मिला के उसको अच्छे से मिला देना, उसको छान लेना बढ़िया से कोई सूती उती से, फिल्टर पेपर से। उसमें फिर आप अपना नहीं, लैब से चुरा के वो लिटमस पेपर यूज़ करके देखना वो एसिड है कि बेसिक है। या अगर आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है कौन पीएच वाला, तो पीएच वैल्यू से पता करना कि वो कितना अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है कि या कितना अच्छा बेस है। अब वही एक्टिविटी कहा गया, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले भाई। हमारा मिट्टी जिंदाबाद, कुल्हड़ पियो। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट के अंदर भी कुछ है, देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है ना टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई एसिड, इतना हार्ड एसिड हमारे पेट में, हाँ। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, हालांकि स्टोमक के हार्म भी नहीं कर रहा और खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब कह रहा है ड्यूरिंग इन डाइजेशन, अगर खाना अपच हो जाता है, नहीं पचता है, तो स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, लगता है कि एसिड प्रोड्यूस करने से ही खाना पचेगा, वो और प्रोड्यूस करता है, पेट दर्द करने लगता है। दिस काउजेज पेन एंड इरिटेशन। भाई क्या हो रहा है? टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। अगर एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस करेगा। तो जो हम लोग खाते हैं वो एंटासिड खाते हैं, डॉक्टर हमें देता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। शुरू में आपने किया भी था, बेकिंग सोडा खा लिया था घोल करके। ऐसा नहीं करो, दवाई लेके आओ गरीबों, 2 रुपये का। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ये दवाई दुकान में खरीद के मिलता है एंटासिड के नाम से, आप ये लेकर के खा सकते हो। अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी अगर किसी के पेट में एसिडिटी होती है तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टैबलेट यूज़ करते हैं, या दवाई जो भी होता होगा, मैंने कभी यूज़ नहीं कराया, वैसे टैबलेट ही होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो आप लेते हो तो आपका जो पेट में एसिड है वो बेस न्यूट्रलाइज होता है और आपको रिलीफ मिलता है। आगे बढ़ें। पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डीके, दांत के साथ भी कुछ हो सकता है। ले, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपका पीएच वैल्यू माउथ का 5.5 से कम हो गया, क्योंकि आमतौर पर मैंने कहा 5.8 6.8 ऐसा रहता है। टूथ एनामेल मेड अप कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, बेसिकली दांत का जो ऊपरी लेयर है व्हाइट वाला, वो किससे बना हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल यानी सॉलिड फॉर्म क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है। ये हमारे दांत का इनामेल सबसे ऊपर का हिस्सा है और इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द बॉडी, और हमारे पूरे बॉडी की सबसे मजबूत चीज़ ये है, हड्डी वड्डी से कहीं ज़्यादा मजबूत। कौन? दांत का ऊपर का लेयर। इट इज डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में इसका कुछ नहीं बिगड़ता। बट कोरोडेड व्हेन द पीएच माउथ इज बिलो 5.5, लेकिन अगर एसिड हो गया माउथ में, थोड़ा कमजोर एसिड भी, तो ये यार खराब ही करता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाया, खास करके मीठी चीज़, और आपने छोड़ दिया, सफाई नहीं करा, मुंह का सफाई नहीं किया अच्छे से, तो वो खाना जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, खास करके मीठी चीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ। और फिर वो एसिड आपके दांत का इनामेल को क्या करता है? धीरे धीरे क्रोड करता है, खराब करता है रिएक्शन करके, क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, रिएक्शन करता है। क्या करें हम? कुछ नहीं कर सकते। बच्चे जो होते हैं खास करके मीठा उठा खाते रहते, चॉकलेट वॉकलेट, मुंह धोने का नाम नहीं लेते, पानी वानी कम पीते, जिसकी वजह से क्या होता है? दांत उनका जल्दी सड़ जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग द टूथपेस्ट। जाहिर सी बात है, मुंह साफ करके, खाना वाना खाने के बाद मुंह साफ करो, और टूथपेस्ट जिसमें क्या हो? बेसिक हो, मतलब जो बेसिक टूथपेस्ट हो वो इस्तेमाल करो क्लीनिंग के लिए, है ना। इससे क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो एसिड होगा आपके मुंह में, और आपका टूथ डीके नहीं होगा, आपका टूथ खराब नहीं होगा। क्लियर? तो हम लोग को इसीलिए रात को मुंह सफाई करके सोने के लिए कहा जाता है। आगे देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल बाय प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। देखिए, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? क्या आपको कभी हनी बी ने काटा है? चींटी उटी ने काटा ना? यस, मुझे काटा भाई। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काज पेन इन इरिटेशन, वो एक एसिड डाल देता है हमारे इसमें, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है। कौन सा है? यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, है ना, ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर आप उसमें बेस लगाते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा घर पे होता है, वो अगर आप लगाते हो, थोड़ा पानी होने से भिगा के लगा सकते हो, तो आपको रिलीफ मिलता है। बिकॉज क्यों? वहाँ पर एसिड था, आपने बेस लगाया, एसिड बेस न्यूट्रलाइज। स्टिंग हेयर, अच्छा, स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स, पत्ता होता है, वो भी अगर आपका अंदर चला जाता है, जो कि मिथेनोइक एसिड रहता है उसमें, वो भी आपका बर्निंग और पेन काउज करता है। उसी के बारे में आगे लिखा हुआ, चलो यहाँ देखते हैं। देखो, कश्मीर में मुझे ये वाला चुभा था। कश्मीर में मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ ये पौधा पाया जाता है, श्रीनगर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले मैं गया था। यहाँ पे कह रहा नेटल इज़ा, है ना, 10 साल ज़्यादा बोलिएगा, 2017, हाँ थोड़ा कम। नेटल इज़ा
है ना। हार्वेसियस प्लांट भाई ये इतना इतना इस साइज़ का होता है लगभग, ये प्लांट होता है, पत्ते होते हैं इस साइज़ का, ये पत्ता बड़ा बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा बड़ा ऐसे ही पत्ता होता है, थोड़ा इस साइड साइड में काटा काटा होता है। ग्रोज इन द वाइल्ड, जंगल में होता है। इट लीव्स हैज द स्टिंगिंग हेयर, इसका जो पत्ता होता है वो चुभने वाला होता है, विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन इट टच्ड एक्सीडेंटली, अचानक से छू जाएगा इधर उधर, तो भाई इधर उतना काम नहीं करता, इधर उधर छू जाएगा यार, बहुत खतरनाक नोचता है। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड, इसमें होता है, वो सीक्रेटेड बाय देम, इसमें मेथेनोइक एसिड होता है। और ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, उससे एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, वो ऐसा है, बड़ा बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा पत्ता होता है ना, बड़ा बड़ा पत्ता का प्लांट वहाँ पे पाया जाता है, बीच में थोड़ा रेड वाला ऐसा लाइनिंग देख सकते हैं आप उस पत्ते में, जो नीचे पाया जाता है, इस छोटा साइज का होता है, इसी के पौधे के आसपास में ये पत्ता मिल जाएगा, डक प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा है, ये डक प्लांट होता है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड दी नेटल, इसी के आसपास में मिलता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ दी डक प्लांट, जाहिर सी बात है डक प्लांट क्या होगा, ये अगर एसिडिक है मेथेनोइक एसिड, वो बेसिक होगा, तभी क्या होता है डक प्लांट के रगड़ने से आपका इसका एसिडिक इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट यू लुक आफ्टर इफ एक्सीडेंटली टच द नेटल प्लांट, अगर अगले बार आपको ये चुभ जाए तो आपको क्या करना है, वो डक प्लांट खोजना है और उसको रगड़ लेना है, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशन, हम नहीं अवेयर हैं, हम जाहिल लोग, हमको ऐसा नहीं पता। सम नेचुरली अकरिंग, अब देखो ये एसिड आपकी क्लास 7 में था, यहाँ पर भी आया है, इस पूरे टेबल को आप याद जरूर रखो। क्या, विनेगर में एसिट्रिक, ऑर्गेनिक ऑरेंज में एसिट्रिक, टर्मेरिक में टार्ट्रिक और टोमेटो में ऑक्जेलिक, खट्टा मिल्क या दूध में आपको लैक्टिक है, लेमन में सिट्रिक और एंटा स्टिंग में मेथेनोइक और न्यूट्रल स्टिंग में मेथेनोइक, ठीक है। एंट स्टिंग में भी देखो चींटी उटी काट ले तो भी आपको मेथेनोइक एसिड ही होता है, और वो जो पत्ता था उसमें भी मेथेनोइक एसिड। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। You have two solution A and B. The pH of the solution A is 6 and the pH of the solution B is 8. A का 6 है, B का 8 है। Which solution has more hydrogen? भाई जाहिर सी बात है H में ज़्यादा हाइड्रोजन है, A में ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि 6 है उसका pH वैल्यू, वो एसिडिक है तो ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। B का जो pH वैल्यू है वो 8 है तो उसमें लेस हाइड्रोजन होगा। और क्या, Which of this is acidic and which, भाई वो एसिडिक है, ये A is acidic, B is basic. What effect does the concentration of H plus ions have the nature of the solution? थक गया थोड़ा, क्लास में ऑफलाइन क्लास है, 20 दिन में पढ़ाते हैं चैप्टर, एक दिन में पढ़ा रहे हैं बैगन। What effects does the concentration of H plus aqueous ions have on the nature of solution? Oh, if the H plus ions will be more, so it will be a concentrated solution. If it will be less, then diluted solution. Yes. Do basic solution also have H plus aqueous ion? Yes, it has. कम होता है लेकिन. Yes. Then why are these basic? Because it has H plus ion, but H plus ion is very less than the OH minus ion. There is more OH minus ion that the solution shows basic property and it is said base. Clear? H plus भी होता है but बहुत कम होता है, OH minus ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से basic कहा जाता है. Under what soil condition do you think that farmer would treat the soil of his field with quicklime? खेत में ये डालेगा सेलेक्ट लाइम, ये डालेगा या चौक डालेगा, भाई ये तीनों की तीनों क्या है, बेस है। अगर ये डाल रहा है इसका मतलब उसका खेत कैसा हो रखा है, एसिडिक हो रखा है, बात खत्म। अगला टॉपिक है मोर अबाउट साल्ट्स। अब लास्ट टॉपिक है साल्ट के बारे में, है ना। अब साल्ट के बारे में पूरा डिटेल है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। साल्ट सब में बन रहा था, ऊपर जितना भी हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रॉपर्टीज है। तो आप इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला है फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट क्या क्या है, कुछ नाम दिया है, सबका देख लेता हूँ। पोटाशियम सल्फेट क्या होता है, K2, पोटाशियम का K ना, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, आप भी लिख लेना K2SO4, भाई अच्छे से लिखते हैं K2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 है ना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट Na2NO3, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3 NaNO3 हो जाएगा इसका, शायद NO2 नहीं होगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NO3 माइनस Na, हाँ ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, फॉर्मूला सब लिख लेना। और क्या बोलूँगा मैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बोला है शायद, देखो। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम द विच एवर द साल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। कहाँ से मिला होगा, कहाँ से मिला होगा।
जैसे मान लो आपका पोटाशियम सल्फेट है, क्या मिला हमको साल्ट में, साल्ट है हमारे पास पोटाशियम सल्फेट K2SO4। अब वाटर भी बना होगा रिएक्शन में, तो कहाँ से बना होगा, तो क्या आया होगा, किसी SO4 कहाँ से आया होगा, किसी एसिड से आया होगा, तो H2SO4 से आया होगा, है ना। अब K से क्या हो सकता है, K से KOH हो सकता है ना। तो ये KOH बेस से आया होगा, H2SO4 से आया होगा। ऐसे ऐसे मान लो कोई और देखो, कॉपर सल्फेट है ना, आपका मान लो कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, प्लस H2 तो होगा, ये कहाँ से आया होगा, तो SO4 है तो ये H2SO4 से आया होगा, है कि नहीं है, और Cu है तो CuO से आया होगा, है ना, CuOH से भी आया हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई इस तरह से होता है कॉपर सल्फेट। अब आपको कह रहा है, अगला कुछ कह रहा है क्या, salt having the same native radicals said to be belong to the family. For example, NaCl, Na2SO4 belongs to the sodium salt. Similarly, NaCl, KCl belongs to the chloride salt. How many families? 3-4 फैमिली है यहाँ पे। सोडियम देखो, सल्फेट वाला सल्फेट फैमिली से है, क्लोरीन वाला क्लोराइड फैमिली से है, उसके अलावा कार्बोनेट फैमिली से है कुछ, जैसे नाइट्रेट फैमिली से है, कार्बोनेट फैमिली से है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट फैमिली से है, नाइट्रेट फैमिली से है, अमोनियम क्लोराइड क्लोरीन फैमिली से है फिर से। अब पीएच ऑफ साल्ट, साल्ट का पीएच के बारे में बात किया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। कलेक्ट, ये सब आपको साल्ट जमा कर लेने हैं, है ना। चेक द सोल्युबिलिटी, आप पानी में घोलना है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस, फाइंड द पीएच विथ पीएच पेपर, पीएच पेपर से ये फाइंड आउट करना है तो सब साल्ट, लेकिन सबका जो पीएच वैल्यू है अलग अलग होगा, तो किसी का एसिडिक वैल्यू आएगा, किसी का बेसिक वैल्यू आएगा। साल्ट का वैल्यू एसिडिक बेसिक भी हो सकता है, समझेंगे कैसे। उसके बाद विच ऑफ दिस साल्ट्स आर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, आइडेंटिफाई द एसिडिक बेसिक यूज फॉर द साल्ट रिपोर्ट योर ऑब्जर्व। भाई अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसका आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कह रहा है इंपॉर्टेंट चीज कि साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। अब मान लो क्या, NaOH एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने इन दोनों के साथ झगड़ा करा दिया, दोनों पावरफुल है, तो कोई नहीं जीतेगा भैया, है ना। ये दोनों का जो पीएच वैल्यू है वो 7 आ जाएगा, एक दूसरे के, है ना, H को और OH को वाटर बना के मतलब मिट कर देगा। लेकिन अगर मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, आपने एसिड दे दिया आपको H2SO4, और आपने बेस दे दिया, क्या बेस दे दिया, कमजोर वाला कोई, जैसे MgOH, कमजोर वाला बेस दे दिया। अब एसिड के पास मान लो 100 को H प्लस आयन है ना, इसके पास मान लो 50 को क्या है, OH माइनस आयन है। अब 50 को कौन न्यूट्रल कर सकेगा, इसके पास 50 और H प्लस रहेगा, तो पूरा सॉल्यूशन का जो पावर है अभी भी H प्लस की तरफ ही रहेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट। साल्ट तो बन गया मिलके, लेकिन एसिडिक साल्ट, क्योंकि अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी अभी भी है। ऐसे ही अगर मान लो आपने क्या कर दिया, बेस दे दिया पावरफुल है NaOH, ये दे दिया CH3COH मान लो दे दिया, है ना, एसिडिक एसिड, कमजोर बेस एसिड दे दिया। अब इसके पास मान लो 100 को OH माइनस था, 100 को OH माइनस था, अब इसको आपको मिल गया, है ना, 50 को H प्लस, तो अब ये न्यूट्रल करेगा 50 को, 50 तो अभी भी क्या बचेगा, बेस बचेगा। अब बेस अभी भी इसके पास है, तो ये जो पूरा सोल्यूशन है अभी भी बेसिक है नेचर में, समझ रहे मेरी बात को। चलिए, तो इसीलिए होता है ये, आपको वहाँ पर वही लिखा है, अंडरलाइन कर लेना पूरा। साल्ट स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो पीएच वैल्यू 7 होगा। ऑन द अदर हैंड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, लेस देन 7 वैल्यू होगी इसकी। एंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर, अगर पावरफुल बेस था तो नेचर बेसिक ही रहेगा, वैल्यू उसका 7 से ज़्यादा होगा। इस तरीके से 3 किस्म के साल्ट हो सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट हो सकते हैं, एसिडिक साल्ट हो सकते हैं, बेसिक साल्ट हो सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो साल्ट आम साल्ट नहीं है, उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है भाई, बहुत केमिकल आ सकते हैं। Now now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide। अभी आपने पढ़ा कि NaOH से और HCl से क्या बना था, हमारा LaCl बना था, क्या बना था, NaCl बना था, घर वाला साल्ट बना था, है ना, H2O भी बना था। कह रहा है इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे घर पे इस्तेमाल होता है। दिस इज साल्ट द ये यूज इन फूड, हम लोग खाने में यही साल्ट इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज न्यूट्रल साल्ट, ये न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है, तो ये न्यूट्रल साल्ट है, पीएच वैल्यू 7 के करीब होगा। बट अच्छा, यहाँ पर उसका लगा सी वाटर कंटेंट्स मेनी साल्ट डिजॉल्व इन इट, भाई समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, आपको पता ही है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस साल्ट, और समुद्र के पानी से ही सेपरेट करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं नमक को। डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कई जगह पर तो भाई डिपॉजिट होते हैं, मतलब जमा होते हैं साल्ट मिट्टी के नीचे, सूखे जगह पे, पानी में नहीं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, ब्राउन कलर यानी भूरा कलर होता है क्योंकि मिट्टी ब्राउन कलर का मिक्स रहता है,
असल में ये कैसे बना है कि दीज कॉल्ड रॉक साल्ट, ऐसे साल्ट को रॉक साल्ट कहते हैं। एक तो हम लोग निकालते हैं ये वाला साल्ट अलग है, एक साल्ट होता है जो ज़मीन के नीचे जैसे कोयला वैला पाया जाता है ना, वैसे कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं, रॉक साल्ट कहलाते हैं। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट्स वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ दी, है ना, बायगॉन्स, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है कि रॉक साल्ट्स ऑफ माइंड लाइक कोल, कह रहा है कि बहुत पहले कोई समंदर का एरिया रहा होगा जो कि सूख गया है, तो वहाँ का जो नमक है वो अंदर बैठी, उसके ऊपर लेयर वेयर ने मिट्टी के, तो वो अंदर नमक जो है रॉक साल्ट के फॉर्म में जमा हो गया है, तो उसी को अभी खोद के, जैसे कोयला खोद के निकालते हैं ना, उसको भी खोद के निकाल सकते हैं, उस रॉक का साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसका कलर ब्राउन होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स रहते हैं, खास करके मिट्टी जो ब्राउन कलर का होता है उधर का। आगे बढ़ें, थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि मेरा चार्ज खत्म हो रखा है, वो स्विच ऑफ होने वाला कैमरा आई थिंक। You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? जाहिर सी बात है भाई, ये नमक यात्रा के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना। आपने किसके बारे में, किससे, सोशल साइंस के टीचर से। अभी कॉमन साल्ट रॉ मटेरियल, कॉमन साल्ट कोई आम चीज़ नहीं है, उसके बारे में पढ़िए। देखिए कह रहा है कि द कॉमन साल्ट है दस ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेज। भाई इस कॉमन साल्ट से बहुत चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। साल्ट का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के नहीं होता, कह रहा सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। अंडरलाइन करना है कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड से ये सब कुछ बना सकते हैं बच्चों। उसके अलावा कह रहा है लेट अस सी हाउ सबस्टेंसेज यूज्ड टू मेकिंग ऑफ ऑल दिस डिफरेंट सबस्टेंसेज। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप देखेंगे। क्या व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से यानी NaCl से, इस नमक से जब पास किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, कॉल्ड ब्राइन। अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं किसको, नमक और पानी के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है और इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। ब्राइन सॉल्यूशन हो गया नमक पानी का सॉल्यूशन, डिकम्पोज हो जाएगा जब NaCl यानी नमक का सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। फॉर्म्ड क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कली फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ से क्या बनाता है देख लिया आपने, अंडरलाइन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये NaCl आपने मिला दिया पानी के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा जब आप ऐसे पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट दी एनोड। देखो क्लोरीन Cl माइनस होता है और एनोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की तरफ जाएगा, है ना। एंड हाइड्रोजन गैस दैट कैथोड, अब हाइड्रोजन H प्लस होता है तो ये कैथोड नेगेटिव की तरफ जाएगा, कैथोड नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइड जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा, है ना। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। अब इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना वो भी काम का, बहुत काम का, जो Cl2 क्लोरीन गैस बना बहुत काम का, हाइड्रोजन गैस भी बहुत काम का। अब यहाँ पर देखो कैसे बनता है, थोड़ा प्रोसेस दिखाया गया है ना। इसमें ना बैटरी लगाया जाता है, एक बड़ा प्रोसेस होता है ना, दो यहाँ पे गैस निकलने के लिए, यहाँ पर गैस निकलने के लिए, क्योंकि भाई एनोड कैथोड के हिसाब से अलग अलग तरफ से क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ब्राइन सॉल्यूशन नमक पानी के सॉल्यूशन को इधर भेज दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट हो रही होती है, यहाँ पर एक बीच में लेयर होता है ना, इस लेयर से कुछ चीज़ें इधर कुछ चीज़ें इधर आ रही होती हैं, है ना। गैस इधर से इवॉल्व होकर निकल रहा होता है, इसको अलग स्टोर किया जाता है, इसको अलग स्टोर किया जाता है, दोनों गैस को। और इसके अलावा ये जो सोल्यूशन है इसके बाद जो निकलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के, जो जिसमें कि नमक पानी भी रहता है, इसको फिर इधर से निकालते हैं, है ना, इधर से घुसाते हैं इधर से निकालते हैं, ये बात है। और कुल मिलाकर के बात है इसमें ये सब तीन चीज़ बनते हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता चलेगा देखो कैसे। ठीक है, देखो अभी ना लाइट गई हुई है आई थिंक, ठीक है, और मेरा वीडियो ऑफ हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इंटेंसिटी कम करता हूँ लाइट का, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है देखो, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अभी यहाँ से हम लोग को क्लोरीन गैस बना था ना, अब क्लोरीन गैस जब बन गया तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो वही क्लोरीन गैस से अब क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। वो नमक से बना और उससे अब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। चूना पानी से क्लोरीन गैस को जब गुजारेंगे तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2O भी बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रेजेंट एज कैल्शियम CaClO, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसका नाम लिख लो भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड बनेगा, है ना, और ये CaCl2 बनेगा। तो इस तरीके से इसका यही ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला, आप ये भी लिख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर लिख लेना यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, इससे पहले कि स्विच ऑफ हो जाए कैमरा।
फॉर ब्लीचिंग, अच्छा इसका यूज़ देख लो कि हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े वाले में रंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था पिछले इस क्लास में। इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए। इसके अलावा जर्म फ्री करने के लिए बड़े लेवल पे जब गंदे पानी को साफ़ किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, नदी वदी का पानी साफ़ करने के लिए खास करके। बेकिंग सोडा हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा etc. समटाइम इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग, कभी कभी जल्दी खाना पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा डालते हैं, उसके अलावा पकौड़ा नमकीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड्स इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। अब ये कैसे निकाला जाता है भाई? तो कह रहा है कि रॉ मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, अमोनियम और सोडियम क्लोराइड, वही नमक, ये मिलाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। यही वाला क्या है? बेकिंग सोडा है। फॉर्मूला याद कर लेना, आगे अभी पूछा जाएगा। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी? भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH क्या होगा? बेसिक होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा। कैन यू, है ना, कोरिलेट व्हाई इट इज कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? जाहिर सी बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप खा रहे थे तो एसिड को न्यूट्रलाइज क्यों कर रहा था? क्योंकि एक बेसिक सोल्यूशन है, तो आपके पेट में एसिड बढ़ेगा। तो शुरू में जो पूछा गया था एकदम शुरू में सबसे पहले, तो बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा? एसिड सोल्यूशन को न्यूट्रल करेगा। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, कमजोर वाला साल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा खाना पकाते हुए क्या होता है? खाना पकाते हुए हमने मान लो कि ये बेकिंग सोडा डाला हुआ है, गर्म होगा, खाना पकाएंगे तो, पकौड़ा छानेंगे तो, अब इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलेगा तो फूलेगा पाउडर जैसा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका यूज कैसे होता है? बेकिंग सोडा के फॉर्म में होता है। कैसे? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। कैसे? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? बेकिंग सोडा में यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या मिला जाता है सर? थोड़ा सा एसिड मिला जाता है ना, टार्टरिक एसिड मिला दिया, अब वो बन गया बेकिंग पाउडर। अरे जब बेकिंग पाउडर है, इसको जब मिक्स हीट करते हैं, है ना, तब ये रिएक्शन होता है। बेकिंग पाउडर का हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कह रहा है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड, केक, राइस मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो ब्रेड या केक है वो फूलता है, जिसकी वजह से वो स्पंजी होता है, नरम होता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, उसके अलावा कह रहा है इनग्रेडिएंट, है ना, एंटी एसिड के रूप में भी काम करता है खाने के लिए। वो जो कहा था एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अल्कलाइन है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। भाई शुरू की बात फिर से कहा गया, रिलीफ मिलता है। इट इज आल्सो यूज्ड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो आग बुझाने के लिए वो लाल लाल मशीन देखियो आप, है ना, स्कूल में लगा रहता है, बस स्टैंड हर जगह रहता है, तो उसमें खोलने का सिस्टम रहता है। उसमें क्या रहता है? यही बेकिंग सोडा रहता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, दोनों अलग अलग रखा रहता है। जब आप उसका निकालोगे नली, है ना, तो कील उसमें रहता है, एक सेपरेट किया हुआ, उसका आप निकालोगे तो वो दोनों मिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? आग को बुझाता है। इसीलिए बेकिंग सोडा का फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वॉशिंग सोडा, आई थिंक ये हमारा खत्म होना चाहिए जल्दी। अब दूसरा केमिकल है, वो खाने का सोडा था, ये धोने का सोडा है, कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए। इसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, क्या लिखा है? अच्छा, सोडियम क्लोराइड से निकाला, यानी वही नमक से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है सोडियम Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा का ये है, यानी सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा कॉमन नेम, फॉर्मूला Na2CO3, नाम केमिकल सोडियम कार्बोनेट। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग है ना, क्या हो गया? हीटिंग बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा ये था, सोडियम कार्बोनेट था बेकिंग सोडा। इसको गर्म करेंगे पानी के साथ तो खाने वाला ये वाला सोडा मिल जाएगा, कपड़ा साफ करने वाला सोडा मिल जाएगा। देख रहे हो एक नमक से क्या क्या मिल गया भाई, क्या क्या मिल गया, आप इसको ध्यान से देखना। तो H2O क्या काम आता है? तो H2O क्रिस्टल बनाने का काम आता है। H2O किस काम में आता है? क्रिस्टल बनाने के काम में आता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। वो जो 10H2O था वो क्यों है, अब आएगा। कह रहा है कि when 10H2O is signified, क्यों लिखा हुआ? Does it make Na2CO3 wet? क्या इसको भिगाता है? नहीं। We will address this question in the next section, अभी देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारे कामों में इन दोनों केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो वॉशिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखो ये वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन नहीं, सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा यूज़ किया था गिलास इंडस्ट्री में, शीशा वाला में, सॉप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में। उसके अलावा कह रहा है ये मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड्स, बोरैक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है ना। ये इस्तेमाल किया था क्लीनिंग एजेंट के लिए, डोमेस्टिक पर्पस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और उसके अलावा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी को नरम करने के लिए धोबी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर से सफाई अच्छी नहीं होती है। आइए उसके बाद आता है क्या?
आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल सूखे होते हैं। आपको यहाँ पर लेना है क्या, कॉपर सल्फेट इस एक्टिविटी में। कॉपर सल्फेट को अगर आप गर्म करोगे तो आपने क्या देखना है, यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये जो पानी का बूंद आया, ये कॉपर सल्फेट कहाँ से आ गया, और इसके कॉपर सल्फेट के कलर में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, इस एक्टिविटी में। अब यहाँ पर कहा गया है क्या, मैं जल्दी कह रहा हूँ, कैमरा स्विच ऑफ होने वाला। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीन्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं जो वाटर कुछ ऐसा भी मॉलिक्यूल रहता है जो किसी केमिकल को क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल मतलब सॉलिड के फॉर्म में बना के रखता है। अब जब इसको आपने हीट कर दिया, किसको, कॉपर सल्फेट को, तो दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड दिस साल्ट टर्न्स व्हाइट। पहले ये कैसा था, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ग्रीन होगा आई थिंक, यहाँ पे लिखा है इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन द वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर। अच्छा ब्लू कलर, ब्लू कलर क्या था, कॉपर सल्फेट किस कलर का था, आप लिख देना वहाँ पे CuSO4, Cu2SO4 होता है ना, इसका लिख देना ब्लू कलर, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये वाला अंडरलाइन कर लेना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, तो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी के साथ रहता है ना, किसी केमिकल के साथ रहता है जो है ना पर यूनिट साल्ट में फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कितना भी वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना रहता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको क्रिस्टल बना के रखता है, सॉलिड बना के रखता है, एक शेप दे के रखता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के साथ क्या है, CuSO4 के साथ क्या है, Cu2 नहीं था यार, गलत लिख दिया था, CuSO4 के साथ क्या है 5H2O रहता है, क्या 5H2O रहता है। जबकि एबल टू आंसर दैट कि जो आपका अभी सोडियम कार्बोनेट था, कौन सोडियम कार्बोनेट जो था आपका धोने वाला सोडा, उसमें 10H2O क्या था, उसको एक शेप दे रहा था, क्रिस्टल बना के रख रहा था, इसलिए 10H2O था। समझ गए बात को। 10H2O वैसे फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो सोडियम कार्बोनेट ही है, लेकिन 10H2O को क्रिस्टल बनाने में इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह क्या अदर दूसरे साल्ट की बात कर रहा है, पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि जिप्सम, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन उसमें 2H2O रहता है, उसको क्रिस्टल बना के रखता है, एक शेप दे के रखता है। इस तरीके से आप फेरस सल्फेट का भी आप देखो, उसमें भी रहता है 7H2O, है ना, एक मैं एक्स्ट्रा बता दिया। अब आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक तरह का साल्ट है। देखो ऑन हीटिंग जिप्सम 100 डिग्री के आसपास तो लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट हुआ, ये हेमीहाइड्रेट हुआ। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मतलब हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। आप इसको अंडरलाइन कर लेना, है ना। हेमी का मतलब होता है आधा, तो उसमें आधा हाइड्रोजन है कि नहीं, आधा वाटर है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल है, क्यों है देखेंगे। अब कह रहा है कि द सबस्टेंस विच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स ऑन द राइट पोजीशन। किसी का हाथ टूट जाता तो नहीं लगा रहता है, वो POP ही तो रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम घर पे भी इस्तेमाल करते हैं, POP। पाउडर एड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस द जिप्सम, है ना, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मासेज। ठीक है, कह रहा है क्या, इट चेंजेस द जिप्सम वंस। अगर आप मान लीजिए क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ऊपर लिखा हुआ था फॉर्मूला, गर्म करने पर जो भी था पानी मिलाने पर। अब फिर जब आप उसको पानी मिलाएंगे तो फिर से वो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम होता है हार्ड, तो POP इस तरीके से हार्ड होता है। कह रहा है CaSO4 × 1/2H2O। अब देखो ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको आपने मिलाया, वाटर दिया तो ये फिर से जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम बन गया। पानी मिलाया तो क्या बन गया, जिप्सम बन गया। ठीक है, नोट बंद हुआ क्या सर, एक बार देखिएगा तो सर, बंद हुआ क्या डर लगा हुआ है, बस 2 मिनट रुक जा, खुल जा सिम। नोट दैट द ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाफ मॉलिक्यूल्स था यहाँ पर, क्या है भाई, CaSO4 × 1/2H2O। अब आधा मॉलिक्यूल वाटर का कैसा आएगा, आधा मॉलिक्यूल होता ही नहीं है भाई साइंस में, है ना। कह रहा हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कैसा होगा, तो कह रहा इट इज रिटेन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पर समझो, एक कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर आधा H2O है तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा आधा, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या 1 H2O हो जाएगा। तो असल में इस फॉर्म में रहता है, लेकिन एक सिंगल के लिए कैल्शियम सल्फेट के लिए हाफ लिखना पड़ता है, लेकिन असल में इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे। शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 कैल्शियम सल्फेट 1 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रहता है। ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। घर पे भी करते हैं, खिलौने में बनाते हैं, बहुत सारे काम है, डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, आपने देख लिया। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि भाई पेरिस जो है, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, तो पेरिस ही में इसका खोज हुआ था, है ना।
और वहाँ पर इसके जो मटेरियल्स हैं जिप्सम वगैरह ज़्यादा पाए जाते थे उस टाइम पे, इसी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूँकि वहाँ पर इसका यूज़ शुरू हुआ, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। एनसीईआरटी मैंने करा दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर जो है बताइएगा। क्वेश्चन है पहला वाला कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम। अच्छा, इसका मैंने लिखा था कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेम द सब्सटेंस विच वन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लोरीन किसके साथ क्लोरीन देना पड़ता है भाई, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ए भाई देखते हैं अभी ब्लीचिंग पाउडर ना, मैं भी अभी भूल गया, थोड़ा हड़बड़ी में था ना। ब्लीचिंग, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हे कहाँ चला गया प्लास्टर, भाई यार हड़बड़ी में गड़बड़ी। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बना कैसे है देख लो। क्लोरीन के साथ किसके आ जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है ना, किसका, क्लोरीन का, तब वो ब्लीचिंग पाउडर देता है। क्लियर। उसके अलावा कह रहा है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट, सोडा, ये वॉशिंग सोडा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction। ये अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के साथ जब होगा तो जिप्सम बनेगा। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ होगा तो जिप्सम बनेगा। ये वाला हो गया लास्ट का, और सेकंड लास्ट का आप ये देख लो, सेकंड लास्ट वाले का है ना, ये देखो वाटर के साथ ट्रीट होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो वो ये बना देगा, क्रिस्टल बना देगा। यही पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था कि व्हाट विल हैपन इफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड। अच्छा, हीटेड वाला है। इसको अगर हम हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम हीट करेंगे तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा। आप वहाँ पे इसको लिख लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में वहीं पे आंसर लिख लेना, तो आपको इजी होगा। अब जहाँ तक इसके सोल्यूशन की बात है, मतलब इसके एक्सरसाइज की बात है बच्चों, देखो एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन डायरेक्टली मिल जाता है वेबसाइट पर, आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे ही चाहते कि मैं आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊँ इसको, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अलग से बना दूंगा। वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, बारिश आने वाली है, भागना पड़ेगा मुझे स्टूडियो में रहता बैठा लड़का रात दिन कैसे चलेगा। तो बस कमेंट करो कैसा लगा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, और क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बोल सकते हो आप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।